रिजवान साहब, आपकी आवाज जरा हल्की आ रही है। आवाज ठीक नहीं आ रही? अब बेहतर है। पहले जरा हल्की थी। ठीक है। एक एक सेकंड। ये लगा हुआ तो है मैं। अच्छा, टैक्स सब निकाल लें, क्योंकि मैंने शायद कहा भी था कि प्रिंट करें तो बेहतर होता है। नहीं पता, हम इलेक्ट्रॉनिकली शायद पढ़ लेते हैं, लेकिन आज सिर्फ वो टैक्स पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना। स्क्रीन पे दिखाना। स्क्रीन पे? हाँ जी, स्क्रीन पे करनी है बेशक, अच्छा है, सारे साथ साथ। मुझे बस जल्दी से जरा बता दें कि आपको टैक्स से समझ क्या है, वो अगर मुझे बता दें तो हम शुरू कर सकते हैं। इसके मेन पहले ये बता दें कि इस बारे में वही सवाल जो पिछली दफा भी पिछले नशस्त में पूछा था, और फिर बता दें कि हाँ इसमें चलिए, मतलब यही पा रहे हैं किस बारे में, पहला सवाल कि किस बारे में है टैक्स। ये रजा, लास्ट टाइम आप शायद रह गए थे, अगर आपने पढ़ा है तो। जी सॉरी, नहीं मैं रीडिंग्स जो है वो मेरे पास टाइम नहीं था, काफ़ी लेट रिसीव हुई तो फारूक देख साहब नहीं आप सका। जी मैंने पढ़ा है। मैं कुछ थोड़ा सा जो बुनियादी पॉइंट्स हैं वो इसके बताने की कोशिश करता हूँ। बुनियादी तौर पे तो उन्होंने मॉडर्न जो मॉडर्न टाइम्स हैं या मॉडर्न सोसाइटी है उसके बारे में मेनली बताया कि उसके अंदर टेक्नोलॉजी और वेरियस अदर कॉजेज की वजह से लोगों के पास चॉइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। हर वो चीज़ या बहुत सारी वो चीज़ें जो कि पिछले ज़माने में प्री मॉडर्न टाइम के अंदर फेट के तौर पे समझी जाती थी। सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस जिनके बारे में बड़े क्लियर कट आपको डायरेक्टिव देते थे और चूज करने के लिए कुछ नहीं होता था, देयर वाज अ लॉट ऑफ सर्टेनिटी। तो वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता चॉइस के डोमेन में आ गई, और चॉइस की वजह से फिर यह है कि उसमें जहां पर इंसान लिबरेट हुआ है उस सब चीज़ों से कि जो पहले क्लियर कट होती थी, वहीं पर सब्जेक्टिविटी आई है, उसको चूज करना पड़ता है। यही उसकी मतलब उसकी फ्रीडम भी है, लिबरेशन भी है, और इसके साथ ही वो एलिनेशन भी उसको हुई कि अब कंफ्यूजन है मुआशरे में, जो सर्टेनिटी थी वो नहीं है। और इसके साथ उन्होंने जो मेनली जो लाइफ कॉम्प्लेक्स हो गई है, मतलब और मॉडर्न कॉन्शियसनेस है वो जिंदगी की हर चीज को ड्राइव करती है, क्योंकि मॉडर्न टाइम से वो इमर्ज करती है मॉडर्न कॉन्शियसनेस। और बुनियादी तौर पे उन्होंने जो वर्ड है हेरेसी का, उसकी रूट बताई है कि वो ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, और उसकी ग्रीक लैंग्वेज में इस रूट का मतलब है टू चूज। तो हर वो चीज जो पहले क्लियर कट होती थी अब वो चॉइस में आ गई है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ नॉलेज, सो मेनी अदर थिंग्स, जिसकी वजह से अब हर आदमी को चीजें चूज करनी पड़ती हैं। और एक अब कंडीशन ये, मतलब एक और भी डायकोटमी है, उन्होंने ये बात भी बताई कि इवन रिलीजन जो है, रिलीजन, वे ऑफ लिविंग, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये सारी की सारी चीजें अब चॉइस में आ गई, जो कि एक जमाने में बिल्कुल क्लियर कट हुआ करती थी। तो इस वो आदमी जो कि अपने आप को ट्रेडिशनल कहता है, इन अ वे वो भी चूज कर रहा है, ही इज ऑल्सो इन अ वे हेरेटिक, के वो भी चूज करता है, ही चूजेस टू बी ट्रेडिशनल, मतलब प्री मॉडर्न टाइम में जाके उस तरीके से रहना चाहता है। तो इवन ये भी चीज चॉइस में आ गई है, तो ये एक डायकोटमी है। तो मतलब मुझे बुनियादी तौर पे ये बात पता लगी कि हेरेसी चॉइस जो है वो यूनिवर्सल हो गई है, मतलब अब हर आदमी को चूज करना है, इवन रिलीजन चूजिंग टू बी ट्रेडिशनल या रिलीजियस, वो भी एक चॉइस है, वो भी हेरेसी बन गई इन अ वे। तो ये बुनियादी तौर पे मुझे समझ आई इसकी। अच्छा, कोई और इसमें कोई हफ्ते का इजाफा करना चाहें? कोई फारूक साहब ने कोई मेजर पॉइंट मिस कर दिया? ये ठीक है आपके सामने बुनियादी ये खाका। सारा अगर आपने पढ़ा है तो। निदा की तबीयत खराब है, मगर अगर निदा पढ़ लेती है, नॉर्मली पढ़ती है। जी मैंने बहुत थोड़ा पढ़ा है, सॉरी आज। और सुहेल नसीर, अगर आपने पढ़ा है, क्योंकि आप इंशाल्लाह थोड़ा कर। हाँ, मैंने एक्चुअली पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने 7-8 पेजेस इसके पढ़े थे। मुझे मेनली ये पॉइंट इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है कि टेक्नोलॉजी जो कि मॉडर्निटी का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है,
वो किस तरह से हमारे कॉन्शियसनेस को, डे टू डे जो नॉर्मल चीजें हैं वो हमारे कॉन्शियसनेस को भी इसी तरह से शेप करते हैं। आ, मिसाल के तौर पर उसने एग्जाम्पल टेलीफोन से शुरू किया, तो मेरे ख्याल से ये आर्टिकल तब की लिखी गई थी जब इंटरनेट का शायद जमाना नहीं था। तो वो अच्छी तरह से मेरे समझ में खुद नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से इस बात को समझाने की कोशिश करें, लेकिन कॉन्शियसनेस के ऊपर था कि ये जो मॉडर्निटी है एक पॉसिबल कॉन्शियसनेस है जो अपने दौर में हमें एक जो मॉडर्न कॉन्शियसनेस है वो किस तरह से टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे कॉन्शियसनेस को उसी तरह से शेप करते हैं। इतना सा मेरे समझ में आया था बेसिकली। नहीं, ये बहुत अच्छा। एक तो हेरेसी, देखें वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेरेसी जो मैंने पिछली दफा भी कहा था कि टाइटल जो है वो अहम होता है। तो हेरेसी को यूनिवर्सलाइज, वो फारूक साहब ने जो बात बताई, ये असल में एक उसका क्लाइमैक्स था एक तरह से। वो आखिर में अच्छा जाकर अच्छा। बताते हैं कि हेरेसी तो है ही चॉइस, उसका तो ग्रीक रूट ही चॉइस है। तो उन्होंने कहा कि जब चॉइसेस बढ़ती गई तो अब इस किताब का जो टाइटल है वो है द हेरेटिकल इम्पेरेटिव। और ये पीटर बर्गर बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, मैक्स वेबर के बाद इनको सबसे बड़े सोशियोलॉजिस्ट माना जाता है। बेताशा उनकी किताबें बहुत पहले इन्होंने लिखा था। उनका काम बहुत ही मॉडर्निटी के हवाले से, मॉडर्निटी के जिन लोगों ने एनालाइज किया है और बयान किया उनमें बड़े बंदों में एक पीटर बर्गर ये हमारे वाला URGER बर्गर। तो उनका ये किताब का पहला चैप्टर है, द हेराटिकल इम्पेरेटिव का ये पहला चैप्टर है जो करने के सेटअप करती है डिस्कशन को। तो मॉडर्निटी एक तो यहाँ पे आप लोगों ने पहले पूरी यूनिट पढ़ी है मॉडर्निटी पे, और ये खुद एक ऐसी इस्तेलाह बन गई है कि हर कोई अपने तौर पे इसको डिफाइन करता है, जी मॉडर्निटी ये है, मॉडर्निटी वो है, मुख्तलिफ डेफिनेशन है। तो यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि वो मॉडर्निटी को क्या कह रहे हैं, वो क्या चीज़ है। इन सेंस जब मॉडर्निटी एज कह रहे हैं तो मॉडर्निटी की डेफिनेशन भी दे। एक तरफ वो मॉडर्निटी डिफाइन कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो फिर कहते हैं कि ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। अब तो मैं चाहता हूँ कि हम इसको क्लोज पढ़ें, क्योंकि हर सफ़े पे आप लोगों को शायद मैं दिखा सकूँ। तो ये मैं नोट्स देखें आप वो, ये मैं कोई 10वीं दफ़ा ये आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, हर दफ़ा मैं शुरू करता हूँ तो, क्योंकि जगह जगह पे इनका अंदाज एक्सेसिबल है, लेकिन बात बहुत सारी बातें वो बेअफक कर रहे हो, बहुत सारे नुकात होते हैं। ये भी बताना मकसूद है। और क्योंकि आगा फाजिल आ गए हैं चौथी नक्तिस पे, अगर बात गई और उन तक गई तो इस अच्छे अच्छे वक्त पे आए हैं, क्योंकि इसमें जबर और कदर की बहस उठेगी। इसी आर्टिकल से उठती है। इख्तियार है नहीं है, इंसान के पास कितना इख्तियार है, क्या डिटर्मिनिज्म का टेक्नोलॉजी के जरिए इनके आर्ग्यूमेंट को देख के एंड में मैं पूछूंगा कि क्या ये आखिर में, अगर मेरे पास चॉइस किए बगैर चॉइस नहीं है तो क्या मेरे पास चॉइस है? मुझे जबर है चॉइस का, तो क्या चूज ना करने की चॉइस ना होना? तो ये जबर और कदर की जो बहस है, जो फलसफे की भी बहस है, कलाम की भी बहस है, वो बात वहां तक जाती है। और कुछ कहते कहते ऐसे लगता है कि वो कह रहे हैं कि फेटेड यूनिवर्स में आप आ गए, सब कुछ डिटरमिन्ड है। यानी ये इस हद तक है कि आपकी चॉइसेस, और जो हमने पिछली डॉक्यूमेंट्री देखी थी उसमें था कि चॉइसेस भी प्री डिटरमिन्ड है। जो डेटा आ रहा है, जो मेरी डेटा फीड जा रही है लोगों के पास, जो भी ये बड़े बड़े इदारे हैं या कॉर्पोरेशन हैं, तो वो शायद मेरी चॉइसेस भी मैं नहीं कर रहा, वो चॉइसेस भी ले। तो ये बहस भी इसमें इसमें शामिल है। लेकिन ये जबर कदर तक हम आएंगे। मैं चाहता हूँ हम करीब से पहला इमेज शुरू में, याद है मैं आपको कहा था कि इमेज, पहले अल्फाज हैं, अल्फाज में एक इमेज दे रहे हैं कि जहाज पे नेशनल एयरलाइन ऑफ इंडोनेशिया, गरुड़ा, गरुड़ा उसका नाम है, कोई मिथोलॉजिकल बर्ड है। तो कहते हैं आप उसके ऊपर उड़े, उस पर कोई बंदा बैठा है, और वो जब नीचे देखता है तो नीचे कोई गाँव वाले, कोई गाँव के लोग होंगे, उनकी बात हो। तो वो कहता है कि ये कहते हैं which makes him to a quasi mythological being, a god perhaps, or at least a demigod, soaring through the sky with unimaginable speed and served by machines of unimaginable power। सिर्फ जहाज पे उड़ के 10,000 फुट की बुलंदी, 8,000 फुट की बुलंदी पे जाना का तजर्बा, और नीचे मुड़ के देखना और सारी कायनात छोटी, छोटे छोटे कीड़े नजर आते हैं। इनका ये जो तजर्बा है, वो जो मिथोलॉजिकल, जो उन्होंने कहा एयरलाइन का जो नाम रखा गया है,
किसी हद तक जो उसमें बैठे हुए लोग हैं वो डेमी गॉड हो गए। यहां से शुरू करें, ठीक है। कुछ आगे चल के वो इस तरह की बात करते हैं कि मिथोलॉजी, जो मॉडर्न इंसान है वो मिथोलॉजी को डील नहीं कर सकता। जो उनका एक पूरा पैराग्राफ था कि डीमंस है या नहीं है। अगर आपको ख्वाब में कोई शैतानी चीजें नजर आती हैं तो आप सुबह कहाँ जाएंगे? साइकेट्रिस्ट के पास। उन्होंने कहा जहां मैं हूं वहां तो साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। भाजी कोई नफ्सियाती मसला हो गया, क्योंकि एक ऐसे जिन भूत तो उनका तो वजूद नहीं है, मिथोलॉजिकल थॉट नहीं है, तो वो मिथोलॉजी हो जाएगी। एक तरफ मिथोलॉजिकल वर्ड का रखा, जो इस्तेलाहात उसकी इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन शायद अकीदा नहीं है कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट भी करती। ठीक है, ये मैंने थोड़ा आगे से जंप किया, लेकिन पीछे यहाँ पे शुरू में ये बात कहते हैं। अब वो कहते हैं द जेट ट्रैवलर इन द थर्ड वर्ल्ड इज अ प्रिटी गुड मेटाफोर ऑफ मॉडर्निटी। तो जो जेट ट्रैवलर, ये मॉडर्निटी को सिंबलाइज कर रहा है, यानी मॉडर्न इंसान को सिंबलाइज कर रहा है। किस तरीके से? एक, उसकी स्पेस थाउजेंड्स ऑफ माइल्स पे वो ऑपरेट करता है। वो जी मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, इस वीकेंड पे उम्रा हो जाएगा, वहां से निकलूंगा, अगर अमेरिका टाइम स्क्वायर का चक्कर लगा के वहां से होता हुआ, इंग्लैंड से होता हुआ, वहां से घर में सलाम करके घर चले जाएंगे। हजारों मील किलोमीटर्स की जो मुसाफरत है वो आराम से, मुसाफरत आराम से करी जाती। तो एक तो स्पेस के नहीं, आप स्पेस छोटी होगी, जो फैली हुई स्पेस है वो छोटी होगी, उसके लिए पूरी कायनात एक तरह से अवेलेबल। दूसरी चीज का उसका वक्त जो है वो कंट्रोल्ड प्रिसीजन ऑफ एयरलाइन स्केड्यूल्स देयर्स बाय द सीजंस ऑफ नेचर एंड द ह्यूमन बॉडी। एक डिस्टिंक्शन और ये कि जो लोग इस जेट पे नहीं बैठे उनके वक्त के एक्सपीरियंस, और जो जेट पे बैठे हुए मॉडर्न लोग हैं उनके वक्त और स्पेस के एक्सपीरियंस में फर्क है। जो गांव में बैठा हुआ शख्स है उसके लिए दूसरे गांव जाना भी बहुत मुश्किल काम है। उस दौर को सोचें जब जहाज नहीं थे, ट्रेन नहीं थी। गांधी जी ने, उनकी किताब है हिंद स्वराज, अगर किसी को मौका मिले, हिंद स्वराज में वो जो बात करते हैं ना, वो गांव में चले गए, गांव में जाके फिर उन्होंने वो अपना खुद कपड़े बनाने की कोशिश की और नमक के लिए वो कदमों पे चल। उनकी पूरी क्रिटिक है मॉडर्न सिविलाइजेशन की, जिसमें ट्रेनों का भी जिक्र है। उन्होंने कहा ट्रेन इसलिए बनी है कि इंसान को अपनी जड़ों से काट दिया जाए, अपने इलाकों से कट जाए, वो निकल जाए, दूर चला जाए। ठीक है, वो बहुत पुराना ये फ्रेम है, लेकिन क्या कि मुसाफिर, ये स्पेस भी कंप्रेस होगी और दूसरा टाइम पे प्रिसीजन है। एक उन्होंने कहा कि उसमें आपको प्रिसीजन, लेकिन दूसरी वक्त के लिए स्पीड बहुत ज्यादा है। वो बहुत कम वक्त में बहुत दूर, बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा करने के काबिल। तो स्पीड, जो एक रवायती क्राफ्टमैन है उसकी स्पीड और एक मशीन की स्पीड है कोई चीज बनाने में, उसको मैच नहीं किया। अभी से छोड़ दें कि एक इंसान, अब वो मशीन अगर मुझे सर्व कर रही है तो सवाल लेते हैं, मेरी स्पीड ज्यादा होगी। अगर वो मुझसे इंडिपेंडेंट ऑपरेट कर रही है, जो एक और मुद्दा है इस सारी बहस का, कि क्या मशीनें हमसे इंडिपेंडेंट हो चुकी। मशीनों को मैं सर्व कर रहा हूँ, मशीनें मुझे सर्व नहीं कर रही, ये एक बहस है जो इस वक्त चल रही है टेक्नोलॉजी से। तो उन्होंने कहा कि इसको सामने रख के, his life hurls into an open future, theirs moves in careful connection with the ancestral past। ये अगला सफा है, अगले सफे पे ये ऊपर का जो पहला पैराग्राफ है, ये पहला पैराग्राफ जो चल रहा है कंटिन्यू रहता है। His life hurls himself into an open future, there moves in careful connection with the ancestral past। वो आगे से आगे देखता है, मुस्तकबिल, स्पेस में भी आगे से आगे। मैं यहाँ से निकलता हूँ दुबई जाता हूँ, दुबई से निकलता हूँ इंग्लैंड जाता हूँ, इंग्लैंड से आके अमेरिका डेस्टिनेशन, पता नहीं अमेरिका था मार्स है, आगे से आगे आगे फ्यूचर स्पेस में। और दूसरी तरफ लेकिन जो लोग बैठे तो पिछले दौर में जिनके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उनके लिए वो चॉइसेस नहीं है, ना स्पेस में ना टाइम। ठीक हो गया। यहाँ से जो पहला नुकता, 2-3 दफा इन्होंने ये कहा कि वो मोरालिटी को डिफाइन कैसे कर रहे हैं। कह रहे हैं टेक्नोलॉजी उसके कोर पे है, टेक्नोलॉजी चॉइस देती है, और चॉइसेस होना ही मॉडर्न बंदे का, टू बी मॉडर्न इज टू बी चूजिंग चॉइसेस। अगर कल इतनी थी तो मुसलसल बढ़ाई जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। मॉडर्निटी को यहाँ इसकी 2-3 पैसेजेस हैं। But the jet traveler differs from the villagers in another very important way. It is not that he is so much more privileged and powerful. It is also that he has so many more choices. In that too, of course, gods and demigods used to differ from mere mortals. तो ये गॉड और डेमीगॉड वाली बात बार बार कि लगता है कि इंसान जो है वो मेयर मॉर्टल नहीं रहा,
जो हवाओं में उड़ सकता है, समंदरों में जा सकता है, जो इतना सब कुछ करता है, वो इंसान क्या फकर इंसान रहा, लेकिन उसकी चॉइसेस बहुत ज्यादा है. The jet traveler carries these choices on his person in symbolic form. All these travel choices, however, represent only a small piece, an enormously large array of choices that are part of the taken for granted fabric of modern life. तो उन्होंने कहा ये जो एक बात कही कि ये जेट से निकले और जिंदगी के हर गोशे, हर पहलू, हर डिमेंशन, हर एरिया ऑफ लाइफ चॉइसेस ही चॉइस. ये तो सिर्फ हमने स्पेस की बात की, उड़ने की बात. तो कहा आप चीजें देखते जाएं और चॉइसेस गिनते जाएं, जिंदगी के हर स्फीयर में चॉइसेस एक्सपैंड. अब यहाँ पे वो ये सवाल मैंने कहा था जबर और कदर की बहस आती है. तो उन्होंने कहा कि एंथ्रोपोलॉजिकली स्पीकिंग द कैपेसिटी टू चूज इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन बीइंग. टू बी ह्यूमन इज टू चूज. याद है, कहा था चॉइस एक की वर्ड होगा हमारी बहस में, एक चॉइस की वर्ड होगा. ये चॉइस वाला आर्टिकल, इसमें हर बात चॉइस पे जाती है. तो अब ये बार बार सवाल उठाते हैं, कहते हैं चूज तो कर रहे हैं ना, वो गांव में जो बैठा है शख्स वो भी चूज करता है, कुछ वो भी चूज कर रहे हैं और हम लोग भी चूज कर रहे हैं, चाहे मॉडर्न है या नहीं, तो चूज तो कर रहे हैं. लेकिन कहते हैं स्टिल कंपेयर टू एनीवन इन अ प्री मॉडर्न सोसाइटी बोथ हैव अ रेंज ऑफ चॉइसेस व्हिच फॉर मोस्ट ऑफ हिस्ट्री वुड हैव बीन इन द रियल्म ऑफ मिथोलॉजिकल फैंटेसी. वी आर लिविंग सम मिथ. क्यों? ऑक्यूपेशन अपनी चूज कर, मैं काम क्या करूं. ऑफ प्लेस ऑफ रेजिडेंस, मैं रहूंगा कहाँ पे, ये भी मैं चुनूंगा. ऑफ मैरिज, मैं ये भी चुनूंगा शादी किससे करूंगा. ऑफ द नंबर ऑफ वन चिल्ड्रन, कितने बच्चे होंगे, ये भी चूज करूंगा. द मैनर ऑफ पासिंग वन लेजर टाइम, मैं वेकेशन पे बीच जाऊंगा या पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा या मरी जाऊंगा, या जो भी चॉइसेस, ठीक है, वो भी चूज करता हूँ. इन द एक्विजिशन ऑफ मटेरियल गुड, इसका लफ्ज अगर कह दे, ब्रांड भी चूज करूंगा. जूता ना काफी है, सिर्फ जूता नहीं हो सकता, किस ब्रांड का जूता. अभी तरह ब्रांड का जो है लफ्ज है कि इधर एक चीज है, चाहे जूता है, चपली है, या मक्खन दे रहे हैं, दूध है, बुनियादी जरूरियात है, उसमें भी ब्रांड्स है. और ब्रांड में से मैं चूज करूंगा और वो चॉइसेस एक्सपेंड कर. फिर ऑर्गेनिक लूंगा कि इनऑर्गेनिक लूंगा, पैस्चराइज लूंगा कि नॉन पैस्चराइज लूंगा. अच्छा, ये जो मुर्गियां हैं ये इनको फ्री रेंज हैं लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनिक है और ये फ्री रेंज है, और ये अभी चुनते जाए. तो ये छोटी तो कह रहे हैं कि चॉइसेस 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 का एक्सपेंड करना. इसकी अब पॉलिटिक्स क्या है, इसकी इकोनॉमिक्स क्या है, ये सब बहस नहीं. ना आर्टिकल की बहस है ना मेरी बहस. ये बात समझ नहीं. मेरा ख्याल है रजा मोहसिन साहब थे पिछली दफा, या लोग जिक्र करते कोई के लास्ट टाइम की बहस आई थी कि ये कैपिटलिज्म है. ये अभी कैपिटलिज्म भी इसमें होगा, लेकिन जो एक मसला जो आर्ग्यूमेंट पेश हो रहा है उसका बराह रास्त उसकी पोलिटिकल रेमिफिकेशन एक जगह दिखाते हैं, बहुत खतरनाक. एक मॉडर्न टोटलिटेरियन स्टेट कहाँ से आता है. बहुत रिमार्केबल सा एनालिसिस है, आपने शायद कहीं देखा है ऐसा आर्ग्यूमेंट, पहले मैंने नहीं देखा हुआ था, मैं बड़ा हैरान हुआ कि मॉडर्न टोटलिटेरियन स्टेट का ओरिजिन भी इसी के अंदर. लेकिन वहां तक शायद हम नहीं जाएंगे, वो जरूरत नहीं. अच्छा, ये हो गया. और अब यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन करते हैं. But all these are choices, and very important ones to most people, in the external arrangements of life. But there are other choices too. Choices that deeply touch the inner world of individuals. ये बिल्कुल मॉडर्न सिचुएशन के ऊपर वाला पैराग्राफ है. वो कौन सी हैं जी? Choices of what is commonly now called lifestyle, moral and ideological choices, and last but not least, religious choices. तो एक्सटर्नल choices तो ये सारी थी, मैं वोकेशन में रहूंगा कहाँ, खाऊंगा क्या, वगैरह वगैरह. कह रहे नहीं, ऐसे नहीं हो रहा. इंटरनल चॉइसेस भी की जा रही. और इंटरनल चॉइसेस लाइफस्टाइल, मोरल, आइडियोलॉजिकल और इवन रिलीजियस चॉइसेस. Modernity as a near inconceivable expansion of the area of human life open to choices. That is the central theme of this book. देख रहे हैं, modernity को define ही कर रहे हैं, expansion of the horizon of choice, area of choice. आपका इख्तियार कल अगर सिर्फ मेरा ही था कि अब ये उसको एक कंट्रास्ट देख रहे हैं, एक ट्रेडिशनल दुनिया है या प्री मॉडर्न दुनिया है, उसमें जो गांव में लोग बैठे हैं उनको वो इमेज रखें सामने, कहते हैं उनकी क्या चॉइसेस हैं, क्या वो कर सकते हैं और क्या वो नहीं कर सकते. एक कंट्रास्ट उस दुनिया से चल रहा है. दूसरी तरफ चल रहा है कि मॉडर्निटी की दुनिया या मॉडर्न वर्ल्ड की रीडिंग है कि एक्सपेंशन ऑफ चॉइसेस किस किस रियल में जाती गई.
शुरू हुई कहीं से, शुरू में शायद किसी एक चीज से शुरू हुई, लेकिन जब आगे बढ़ी तो कहां तक गई। ठीक है, और ये किसी ने पहले पॉइंट आया था कि ये तो फोन की बात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत पुराना जी, बिल्कुल ऐसा है, फोन भी हो गया। ये महल 1970 72 73 की शायद किताब है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ये उस जमाने की लिखी किताब, ये खुद इनकी आखिर में 2018 तक 17 तक की किताब थी, लेकिन ये इनका अर्ली काम हो गया। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया कि चॉइस है और चॉइस की कोर पे टेक्नोलॉजी है। चॉइस आई कहाँ से? सवाल ये को पूछ रहे हैं, चॉइसेस आ कहाँ से? तुमने तो टेक्नोलॉजी से आ, ठीक है, टेक्नोलॉजी की चॉइस तक गए और चॉइस की एक्सटेंशन होती गई और यही मॉडर्निटी। अच्छा जी, ये बार 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 कहते हैं और भी वजूहात होंगी और चीजें भी हैं। उन्होंने कहा रेफर्मेशन, ये मसलन ये कि सफा नंबर 4 पे बिल्कुल नीचे आके कहते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ जी, उन्होंने कहा मार्केट इकोनॉमी है, ब्यूरोक्रेटिक नेशन स्टेट थी, प्लूरलिस्टिक मेट्रोपोलिस था, कॉम्प्लेक्स आइडियोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन, रेनेसांस, रेफर्मेशन, नेवरदलेस द वन सिंगली मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स, जिस चीज से सबसे ज्यादा ये ट्रांसफॉर्मेशन आई एक रवायती दुनिया से अब जदीद दुनिया में आई, हमने कहा वो टेक्नोलॉजी। ये पार्ट 1, ये सेटअप है पहला। अच्छा, अब यहां से शुरू हुई बात जो इस तरह इस्तेमाल की, ये रजा साहब थे कॉन्शियसनेस। अच्छा, ये चॉइसेस तो हो रही थी बाहर, उन्होंने कहा कोई एक चीज है उसको कहते, उन्होंने कहा मॉडर्न कॉन्शियसनेस, कोई शऊर जदीद इंसान के अंदर जो मॉडर्निटी की वजह से और मॉडर्निटी एज अंडरस्टूड बाय दिस, ये चॉइसेस हो रही, इसके नताइज हैं शऊर के, इंसानी शऊर। तो कहते हैं कि ये अब मैं सफा नंबर 5 का टॉप पे आ, एनीवन लिविंग एंड थिंकिंग टुडे इज इन द सिचुएशन ऑफ मॉडर्निटी। यानी कि मेरे उस्ताद क्या करते थे पीटर रोज, कहते वी आर ऑल बॉर्न इन द ओरिजिनल सिन ऑफ मॉडर्निटी। तो वो कहते हैं कि आज जो भी रह रहा है कहीं पे भी, कह रहे हैं वो स्केल का और डिग्रीज का फर्क है, दराजात का फर्क, कहीं पे ज्यादा आपको मॉडर्न सिचुएशन मिल रही, कहीं पे कम मिल रही, लेकिन इससे आप बाहर खड़ा होना या बाहर खड़े नहीं होता, तो रह नहीं का ज्यादातर लोग इसका हिस्सा बन चुके। तो कहते हैं कि डिग्री ऑफ मॉडर्नाइजेशन है। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा कि एक उसकी एक्सटर्नल कंडीशन है, एक एक्सटर्नल कंडीशन, और दूसरी उन्होंने कहा मसलन सियासी निज़ाम क्या था, इक्तिसादी निज़ाम क्या था। हम कहते हैं कैपिटलिज्म की वजह से हम क्या करें, कैपिटलिज्म, तो कह रहे हैं पॉलिटिक्स की वजह से, कैपिटलिज्म की वजह से कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सियासी, इक्तिसादी, समाजी जो इदारे, स्ट्रक्चर्स हैं, फैमिली, तो कुछ तो एक्सटर्नल कंडीशन। कहते हैं नहीं, वो जो एक्सटर्नल कंडीशन है, यानी वो जो खारजी मामलात सिचुएशन, उसके दाखिली असरात है, यानी वो मुझे अंदर से तब्दील भी करती है। जो खारजी हालात है वो मेरे शऊर पे उसके असर पड़ता है। तो इंटरनल मॉडर्निटी की एक एक्सटर्नल सिचुएशन है, जो बात होगी ट्रेन नहीं उधर चले गए, जहाज नहीं उधर चले गए, मतलब इस तरह का। लेकिन ये बार सफर करते रहना, इससे मेरे जहन की तस्वुरात, तस्वुर जिंदगी, तस्वुर अपने तस्वुर नफ्स से खुदी और इस पे क्या असर है, तो तब्दील कैसे करता है मेरे शऊर को। ये इनकी बहस है जो बहुत अहम बहस है कि अगर सिर्फ एक्सटर्नल होती है तो इसका मानिए कि शऊर तो अनअफेक्टेड है, तो मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ा, मुझे देखना नहीं पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी ने मुझे तब्दील कैसे किया। ये कहते हैं नहीं, ये इंसान की कॉन्शियसनेस को तब्दील कर। अब ये 2 जुमले आप सुने, an individual's existence takes place under certain external conditions. In this case, under the conditions brought about by a certain technology, certain economic and political arrangements, and so forth. But it also means that there is an internalization of at least some of these conditions. In this case, conditions that can be summed up by saying that a contemporary individual finds himself afflicted or blessed by the aggregate of psychological and cognitive structures, commonly called modern consciousness. Put differently, the situation of contemporary life and thought is shaped not only by the external forces of monad, but by the forces of modern consciousness shaping the inner world of individuals.
ये आपको समझ आ गया जो मैंने कहा था कि चॉइस, टेक्नोलॉजी और मैं सेल्फ की बात करूं, ये सेल्फ वाली कॉन्वर्सेशन कि कॉन्शियसनेस पे क्या, शऊर पे क्या असर है। अगर सिर्फ बात करनी है जी ये वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है या नहीं करनी, ये हलाल है हराम है, और अगर ये नहीं रिकग्नाइज, सवाल एक तरफ पे मैं कह नहीं रहा ये सच है, मैं कन्विंस्ड हूं इनकी बातों से, लेकिन ये मेरा मुद्दा नहीं है। उनका सवाल ये है कि आपकी कॉन्शियसनेस कैसे अफेक्ट हो रही है और उस लेवल पे हलाल हराम क्या, ये पूछने हैं दीनी इस्तेलाह में। वरना जानने की कोशिश करना, कम से कम जानने की कोशिश करना, और ये आर्टिकल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मॉडर्न कॉन्शियसनेस कैसे, वो है क्या, और उस टेक्नोलॉजी की वजह से ये कॉन्शियसनेस कैसे आती है। ठीक है, अब ये अगला जुमला बहुत बड़ा जुमला है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ एनालिसिस is precisely this relation between the external and the internal aspects of it. Modernity के शऊर पे जो असरात हैं, वही दाखिली और खारजी के दरमियान रब्त वास्ता क्या है, ये इनका अहम सवाल है इस आर्टिकल। और यहां से फिर वो टेलीफोन की एग्जाम्पल, ठीक है, टेलीफोन की एग्जाम्पल में क्या दे रहे, क्या कह रहे, वही बात जो लास्ट में उन्होंने की थी कि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट मैंने कहा था टोटल है। फिक्र, हमारी फिक्र, हमारे इक़दार, हमारी सोच, हमारा समाजी जिंदगी, इखलाकी जिंदगी, हर चीज पे उसके असरात। तो बात हुई थी सियासी जिंदगी और इक़्तिसादी जिंदगी, सारों की बात हुई। ये भी कोई ऐसी बात कर रहे हैं, कहते हैं अगर आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं कोई भी चीज, लेकिन यहाँ पे फोन की मिसाल दे रहे हैं, उन्होंने कहा फोन के आने से क्या कुछ हुआ, कुछ तो आपको एक स्किल सीखना पड़ा, फोन कैसे इस्तेमाल करना है पहले ये सीखे। उन्होंने कहा इसका बिहेवियरल एस्पेक्ट। फिर उन्होंने कहा कुछ इंटरनल हैबिट्स हैं वो चेंज हो गए। अच्छा, वो इंटरनल हैबिट्स क्या हैं? उन्होंने कहा इम्पर्सनैलिटी, प्रिसीजन, सुपरफिशियल सिविलिटी। मिसालें दी, मैं बात कर रहा, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, आप ठीक हैं, ये उसका अपना अदब है। वो अदब कहाँ से है, ये एक अंदाज भी, जब फोन आया था तो उसका अदब भी शायद इंपोर्ट हुआ था, मुझे नहीं पता, आप लोग बताएं, ये अंदाज था, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती थी, मुझे, मैं फोन के दौर का हूँ तो मुझे पता है जी, बहुत मीठे तरीके से बात करें, तो वो जो उसका अदब है वो भी शायद नहीं थे, बहुत मिठास के साथ बात करें। तो उनका ये कहना है कि ये हैबिट्स जो हैं ये भी इसके फोन के आने के साथ ये हैबिट्स भी आती हैं। और जिसमें वक्त के साथ अभी कहा कि वक्त के साथ प्रिसीजन, मैं आपको 5 बजे कॉल करूंगा, अच्छा मैं मिलने जा रहे हैं, अगर घड़ी नहीं है, घड़ी नहीं है तो आपसे कब मिलूंगा, मगरिब के बाद, मैं आपको इशा से पहले मिलूंगा। अब वो कितनी विंडो है, और अब बात हो रही है कि डाउन टू द मिनट 10:30 पे क्लास शुरू, ठीक है, तो वक्त की भी, तो ये नील पोस्टमैन ने इसका बहुत अच्छी बहस की थी। उन्होंने कहा था कि ये मंक्स के लिए नमाज पढ़ने के लिए, उनकी जो दुआओं का और लिटर्जी उनकी होती है उसके लिए रेगुलेट करने के लिए उन्होंने घड़ियाल निकाले थे। उन्होंने कहा ये वो शुरू वहां से हुई थी बात, लोगों को पता नहीं चलता, टेक्नोलॉजी फिर उसकी अपनी लाइफ होती है, तो यहाँ तक बात आ गई कि अब मिनट मिनट पे कैलेंडर्स अपने अपने देखे, आउटलुक जो खास तौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो बाय द मिनट आपकी अपॉइंटमेंट्स बुक होती, तो मिनट शेप किया एक टेक्नोलॉजी ने, जो वक्त क्या घड़ी है, घड़ी ने कैसे शेप किया हमारी जिंदगी, इस तरह से देखना। अच्छा, तो अगर ये वाला नुक्ता समझ में आ गया है कि उन्होंने कहा कि ये हैबिट्स पे आ गया, स्किल आपको नया सीखना पड़ा, कॉग्निटिव एब्स्ट्रैक्शन है वो भी हो गई, इंटरपर्सनल एफर्ट, स्पेस और टाइम, कि जो शख्स दूर था, अभी अगर जूम पे मेरी आपसे बात हो जाती है, मुझे पाकिस्तान क्या दूं, क्यों आप कैसे पूछ, हद हद अगर आधी मुलाकात थी तो तोड़ गाले, तो ये कितनी है, इसके बाद कितनी बची है, 10%, 5%, तो पाकिस्तान क्यों आना? आलमी मिसाल में, आलमी ख्याल में तस्वुर तो आपका सामने, तस्वीर सामने, लाइव सब बात हो रही है, तो अब मैं मिलने क्यों? ठीक है, तो उससे सोशल रिलेशंस कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, ये साथ साथ रहे। अच्छा, ये अब नुक्ता हो गया कि मॉडर्न कॉन्शियसनेस की तरफ उन्होंने जाना है। फिर दोबारा ये सवाल पूछते हैं, कहते हैं अच्छा जी चॉइसेस बढ़ती गई, ये अब सफा नंबर 7 पे मैं आ गया। तो उन्होंने कहा होमो सेपियंस इज अ सिचुएटेड बीइंग बट आल्सो अ बीइंग फॉरएवर ड्रिवन टू ट्रांसेंड दिस सिचुएशन। ठीक है, यानी ये कि ये नहीं मैं कह रहा, वो बार बार ये कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा
कि उनके पास अब चॉइस नहीं रही। ये कोई टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की मैं बात नहीं कर रहा कि टेक्नोलॉजी ने डिटर्मिन कर दिया है कि मेरी अब शऊर क्या होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन इनका आर्गुमेंट इतना उसके करीब आ रहा है कि उन्हें बार बार ये कहना पड़ा मैं ये नहीं कह रहा। वो बार बार क्यों कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा? क्योंकि लगता है कि बात वहां तक जाती है और वो रोक रहे हैं कि नहीं मैं ऑल द वे, क्योंकि ये बाय द वे ये लूथरन थे, क्रिश्चियन, ये सोशियोलॉजिस्ट है लूथरन। लूथरन ना होते तो इस तरह की बातें भी ना लिखते। ये वो चीजें हैं जो ये कुछ मुफक्किरीन हैं, फलसफी हैं, वो अपना दीन पीछे रखा होता है, लेकिन उनके सवाल बताते हैं कि उनका कंसर्न बहुत बड़ा है और वो रिलीजियस कंसर्न, ये सिर्फ कोई फलसफा नहीं भगा रहे, उनको बाकी कंसर्न था कि क्या हो रहा है। तो दूसरा भी शायद जर्मन थे, पहले अमेरिका में फिर रहे। अच्छा जी, तो यहाँ सब कह के यही मैं जबर और कदर की बहस बार बार आती है कि इसमें इख्तियार है, कितना इख्तियार है, क्या है। तो कहते हैं कि द प्रिंसिपल रिमेन्स दैट द सिचुएशन इन व्हिच द इंडिविजुअल फाइंड्स हिमसेल्फ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ एंड थॉट। आज जो टेक्नोलॉजिकल दुनिया में हम हैं, जो भी उसके असरात हैं, जितना भी उस पर जबर है हम पे, वो लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां बात खत्म नहीं कर रहे। उन्होंने कहा द एंड पॉइंट ईदर इज नॉट इन एक्सॉर्टली प्रीडिटरमिन्ड इवन इट मे बी प्रेडिक्टेड विद अ मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी। उन्होंने कहा आप प्रोबेबिलिटी कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं मैं कह रहा कि डिटरमिन कर इस बारे में। ठीक हो गया। अब देखें यहां से नया सेक्शन शुरू होता है, मॉडर्न कॉन्शियसनेस। अब मेन मौजूद है, इफ वन अंडरस्टैंड मॉडर्न कॉन्शियसनेस इन दिस वे a number of important consequences follow। पहली बात ये कहते हैं, पहले ये समझ लें कि जी मॉडर्निटी दिस इज जस्ट अनदर कॉन्शियसनेस, इसको कोई ये समझे इट इज दी कॉन्शियसनेस प्रॉब्लम। वो उनको भी कह रहे हैं, ऐसे लोग रवायत पसंद ट्रेडिशनलिस्ट टाइप कहते, उन्होंने कहा जी ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो वो इस तरह कहते नहीं, ऐसे नहीं है, मिक्स है, कुछ पहले भी इस तरह के कुछ मसाइल होते थे, चीजें होती थी। तो ये भी कहते हैं कि ये नई चीज है, ऐसा जदीद दौर जिसमें इतनी चॉइस एक्सपेंड कर जाए, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये भी मानना चाहिए। और ये भी मानना चाहिए कि ये वन अमंग मेनी, मॉडर्न कॉन्शियसनेस इज वन पॉसिबिलिटी अमंग अदर कॉन्शियस। तो ये एक सवाल है, यस फोरम से भी सवाल है कि अगर मॉडर्न कॉन्शियसनेस नहीं तो अल्टरनेटिव क्या है, कोई और अल्टरनेटिव हमारे पास है तो वो क्या है, या यही है, अगर यही खेलना है, यही गेम है तो, और यही नतीजे हैं तो यहीं रहना है, या फिर अगर आपने इससे बाहर आना है तो उसके ऑप्शंस क्या हैं, वो कहाँ से आएंगे, उसका विजन कहाँ से आएगा, और वैसी कॉन्शियसनेस कल्टीवेट कैसे। अच्छा, ये बार बार अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट दे रहा हूँ, ये टेक्स्ट में नहीं है, ये मेरा उनसे सवाल है, आप सबसे भी पूछ। वो बार बार ये बात कह रहे हैं, आप सबसे ये सवाल है जिन्होंने पढ़ा है टेक्स्ट, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आज की छुट्टी। वो बार बार ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को मैं इंटरनलाइज करके तो कैसे असरात पड़ते। आपने सुना है ये जगह जगह टेक्स्ट में आ रहा है, ये जो जिसको मॉडर्न सिचुएशन कह रहे हैं कि मॉडर्न सिचुएशन से मेरे जहन, मेरे शऊर पे असरात पड़ा। इसके रिवर्स की बात नहीं कहते कि मेरे शऊर से मेरी सिचुएशन पे असरात। अब बात समझ रहे हैं, ये अगर आपने फलसफे की कुछ पढ़नी है, फाजिल से कुछ चीजें पढ़ी तो ये बहस आई होगी, क्या मेरे शऊर के असरात नहीं है, ये जो माइक्रोकॉज्म मैक्रोकॉज्म की करस्पॉन्डेंस थी, क्या सिर्फ खारिज जो है वो दाखिल को पे फर्क करेगा, मेरी दाखिली हालात पे, मेरे अहवाल का मेरे हालात पे फर्क, हालात से नहीं बाहर के, मेरे अपने हाल के अहवाल के नहीं, मेरे अहवाल का मेरे हालात पे फर्क नहीं है, सिर्फ मेरे हालात का मेरे अहवाल पे फर्क। तो ये जो थोड़ा सा फिनोमेना ऐसे निकलता है जैसे ये सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी जो सोसाइटी है वो डिटरमिन कर रही, एक्सटर्नल कंडीशंस मेरी इंटरनल कंडीशंस को डिटरमिन कर रही। दूसरी तरफ की बात मुझे सुनाई नहीं दी पूरे टेक्स्ट। वो बार बस ये कहते हैं मैं डिटर्मिनिज्म नहीं कर रहा भाइयों, ये नहीं कह रहा कि तुम लोगों के पास चॉइस नहीं है, लेकिन ये नहीं कहते कि मेरी चॉइसेस शेप कर सकती हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस को चेंज करता है। तो ये एक नुक्ता था, ये क्योंकि 4-6 दफा इन्होंने ये बात की, और ये बहुत अहम है क्योंकि फलसफे का, इरफान का, वो मैंने आपको कहा था कल्टीवेशन ऑफ द सेल्फ, कि ऐसा सेल्फ उभारना, ऐसे ऐसी खुदी को, ऐसे नफ्स को सामने लाना, नफ्स मुतमइन्ना को उभारना, कि वो फिर ना सिर्फ ये कि वो तब्दील होता है, उसकी तब्दीली दुनिया की तब्दीली का बायस पर। ठीक है, तो इंटरनल चेंज एक्सटर्नल चेंज तक जाएगी, ये टेक्स्ट में मिसिंग।
ये इंटरेस्टिंग फ्रेम है जो इस्लामिक फिलॉसफी और इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी के लेंस से समझ में आएगा। ये लेंस नहीं है तो ये नहीं समझ में आएगा, वरना ये आप मार्क्सिस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन है ना, इकोनॉमिक मटेरियल कंडीशंस डिटरमिन माय कॉन्शियसनेस, लेकिन वो कॉन्शियसनेस मानते हैं। बात ये है कि उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उधर ये बस क्लैरिफाई करना जरूरी था। वो कॉन्शियसनेस भी मान रहे हैं, वो कहते हैं कॉन्शियसनेस थोड़ी इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो उसके आगे, वो आगे थियोलॉजी कह रहे हैं, आगे फिर थियोलॉजी शुरू हो रही, वो वहां नहीं जा रहा। अच्छा जी, यहाँ पे अब आ गया अगला पैराग्राफ, मेरा फेवरेट। It has been asserted that modern man is incapable of mythological thought। कोई मुझे बताता है जल्दी से ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये 2 पैराग्राफ किस बात, ये सफा नंबर 8 नीचे से। ये ठीक है, ये इनकेपेबल ऑफ मिथोलॉजिकल हाईलाइट भी होगा, किसी को है ज़हन में ये किस बारे में? ये 3 आपने पढ़ा है? नहीं तैमूर साहब, मैं यहाँ शुरू के कुछ पेजेस पढ़ पाया था, सारा नहीं मैं पढ़ पाया। अच्छा चले, हतीम आपका नाम है जी जी, हतीम साहब आप चले वैसे ही पढ़ दें, सामने पढ़ दें, ये पैराग्राफ बहुत ही अहम है, क्योंकि ये बात मेरे ख्याल में जिस लेवल पे वो बहस कर रहे थे इससे आगे चलेगी, ये पैराग्राफ कहीं और ले जाता है, तो आप अगर ये पढ़ दें मेरी थोड़ी मदद हो। Thus, for example, it has been asserted that modern man is incapable of mythological thought, that is, of a perspective in which the universe is permeated by various divine or otherwise meta-human interventions. अच्छा यहाँ पॉज, Let it नहीं पॉज करना, वाज़ेह है ये। अच्छा अब हम कुरान पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें जिन भी हैं, उसमें फरिश्ते मलाइका है, फरिश्ते जिन है, खुदा है, कुछ ऐसे देखेंगे कौन से कह रहे हैं, परमिएटेड बाय वेरियस डिवाइन और अदरवाइज मेटा ह्यूमन इंटरवेंशन। हम कहते हैं जादू भी है, हम कहते हैं जिन चढ़ गया, हमारे यहाँ होता था, ठीक है, और कुरान में ये कैरेक्टर्स हैं, जिन भी हैं और फरिश्ते भी हैं। तो सलाम फेरा जाता है, वो नमाज पढ़ते सलाम फेरते हैं, दाहिने में फरिश्ता बैठा है, बाएं में फरिश्ता बैठा है। आज भी बैठे थे घरों में आते हैं तो फरिश्तों को सलाम करते हैं या फरिश्तों के हवाले करके घर जाते हैं कि जी आप जरा ख्याल रखिएगा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ऐसा पर्सपेक्टिव जिसमें कायनात के अंदर ये वजूद, ये जो मौजूदात हैं, यानी मलाइका, फरिश्ते और जिन अपनी दुनिया में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो तो अब नहीं है, ये नहीं सोच सकता, मॉडर्न इंसान नहीं सोच सकता। अब आगे पढ़े। let it be stipulated for the moment that this assertion is correct, at least in a statistical sense. The average middle-class American, upon having a vision of a demon, is more likely to call a psychiatrist than an exorcist. This probability is empirically available, and it can be explained in terms of the empirical determinants of this individual situation. ये The अब intervention अब तो वजह से देखिए ये जुमला जी, The intervention of demons in human life is possibly excluded from the definitions of reality that have dominated the individual's socialization and education. It is also excluded from the reality that is posited by the major institutions that surrounded him every day. In other words, there is no mystery about his probable reaction. Furthermore, the particular definitions. हाँ जी, देख रहे हैं, कहते हैं कि इंडिविजुअल सिचुएशन, पहले मॉडर्न सिचुएशन की बात है, मैंने कहा ये पैराग्राफ उसके बाहर है, इस टेक्स्ट के बाहर है, पैराग्राफ उस बारे में नहीं है जो अब तक बात चल रही थी, ये कहीं और चलेगी। तो द इंटरवेंशन ऑफ डीमन, यानी जिनों का होना और जिन का कुछ चढ़ जाना, किसी का मजनू होना यानी उसको जिन चढ़ जाना, मैंने कहा उसकी पॉसिबिलिटी इज ऑलरेडी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रियलिटी। तसव्वुर हकीकत और तसव्वुर कायनात में ऐसी कोई चीज मुमकिन नहीं। ये जो मॉडर्न, अब मैं ये पूछूंगा, इसका टेक्नोलॉजी चॉइस से कोई ताल्लुक है? ये अभी तक तो टेक्नोलॉजी चॉइस की बात कर रहे थे, ये कहाँ पे बात चली? इसका इनके अभी तक के आर्गुमेंट से कोई वास्ता है? टेक्नोलॉजी और मॉडर्निटी और चॉइस, ये किस चीज से वास्ता है? क्या कह रहे हैं कि मेरी तसव्वुर हकीकत और कायनात में
मिथोलॉजिकल बीइंग्स, देवी देवता और जिन और फरिश्ते वगैरह, ये नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करते। यानी इनविजिबल बीइंग्स जो मिथोलॉजी का हिस्सा थे, जायंट्स हैं, मतलब बाइबल में जेनेसिस से शुरू करें तो जायंट्स हैं, फॉलन एंजल्स, उनका बड़ा अहम किरदार है बाइबल में, ओल्ड टेस्टमेंट। जायंट्स का बहुत ही अहम किरदार, ठीक है। वो फिल्मों में भी आजकल नजर आते हैं, आजकल जो मिथोलॉजिकल फिल्में बनी उनमें आ जाते हैं, जायंट सामने आ जाते हैं। ये नोआ बनाई थी पिछले दिनों 2014-15 में, नोआ लतून अलैहिस्सलाम पे जो फिल्म बनी रसल क्रो की, उसमें जायंट्स थे, पूरा उनको दिखाया गया। कोई मानता है वो हैं, उसका टेक्नोलॉजी और मेरी चॉइस वाले आर्गुमेंट से क्या वास्ता है? वो कह रही है कि क्यों नहीं होता, ऑलरेडी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रियलिटी, ठीक है। जो मेरी सोशलाइजेशन से आई है, मेरी एजुकेशन से आई है, और क्या कहते हैं, एंड इट इज आल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रियलिटी दैट इज पॉजिटिव बाय द मेजर इंस्टीट्यूशंस दैट्स अराउंड। कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जो इस पे इस अकीदे को रखते हुए बनाई गई है कि जिन और ये भूत, और उनको भी करिकुलम में हिस्सा बनाएंगे। वो लिटरेरी ट्रोप्स हैं, मेटाफोर्स हैं एट बेस्ट, जिसको मैं कहता हूँ सेंटा क्लॉज है। किसे रोक के पूछने अमेरिका में सेंटा क्लॉज हैं जी, उनका नहीं का इतना बड़ा शो है, सेंटा क्लॉज नहीं। वो सैंक्टिफिकेशन की रियलिटी की बजाय फैंटाफिकेशन ऑफ रियलिटी, फैंटाफिकेशन ऑफ रियलिटी। तो ये कि सेंटा क्लॉज तो है ही कोई नहीं, इसी तरह जिन और भूत तो है ही कोई नहीं। तो जो हैलोवीन की पार्टी होगी, वो कब्रें होंगी और मुर्दे होंगे, और मैंने सुना है पाकिस्तान में भी शुरू हो गया, हर जगह शुरू हो गया जी, हैलोवीन भी मनाई जाती है, तो वैलेंटाइंस डे भी मनाया, आपको सब कुछ मनाया जाता है। मैंने कहा जी उसमें से तो कोई, वो ऑल सेंट्स डे था पिछले जमाने में, सेंट्स का दिन था, लाइन अप होने, अगला दिन सेंट्स का दिन था। तो आज भी एग्जorसिस्ट कैथोलिक चर्च में मौजूद है, वो जाके जिन निकालता है। फिल्म भी देखी होगी एग्जorसिस्ट, आज भी हर बड़े चर्च के साथ एक उनका एग्जorसिस्ट है, वो जिन निकालने जाता है। वो कह रहे हैं ये, अब मैं पूछ रहा हूं इसका आर्गुमेंट से क्या था, और अगर ताल्लुक नहीं है तो किस बारे में बात होगी? टेक्नोलॉजी ने मुझे मेरे वर्ल्ड व्यू से जिन और फरिश्ते निकाल दिए, या देवी देवता नहीं रहे, ये टेक्नोलॉजी ने किया है। ये मेरी चॉइसेस, मॉडर्न कॉन्शियसनेस, इस तरह क्या हुआ मॉडर्न कॉन्शियसनेस? Can I say something, जी? जी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक, वो ये है कि आई थिंक देयर इज अ वेरी मेजर कंफ्यूजन विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न मैन बाय द मॉडर्न मैन इटसेल्फ। और वो जो एक बहुत बड़ा पैरामीटर ऑफ इमेजिनेशन है, उसको वो बहुत सेलिब्रेट करते हैं। Your mind needs to be imaginative, you need to have imagination, but उस imagination को, जैसे आपने पहले कहा, कि वो metaphor तक या analogy तक ही महदूद रखते हैं। So meaning they cannot escape the dreams, because dream सब लोग, everyone dreams, but वो dream को as a matter of imagination तक ही रखकर उसको वही लिफाफे में लपेट के, not to think further, they move on. And I actually feel कि जो modern man का main crisis चल रहा है या चलता आया है, वो ये है कि एक foundation नहीं है, it lacks a foundation. It's a definition जो कि हवा के अंदर define कर दी गई है for the purpose of just I don't know what's the purpose, but and because वो करती गई है, तो your whole educational system, your whole philosophy, your whole scientific thoughts, वो सारी की सारी, and even the technology जिसकी आप बात करें, उसको वो सवाए ड्रीम और इमेजिनेशन से फर्दर उसे उसकी ग्रोथ या उसकी फर्दर उसकी जो डायमेंशन है, उसको एक्सप्लोर करने की एक हद बना दी गई है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उनके अपने सामने
how the virtual technology has taken the shape, वो उन्हीं के आगे एक सवालिया निशान बन गया है. So somehow, I don't know, I'm probably off from whatever that you were asking and saying, but this word imagination, because आपका नुक्ता जो है वो बहुत अहम है इस हवाले से कि जो तस्वुर है, यालम ख्याल और जो हिस्से ख्याल जो हमारे फैकल्टी है ऑफ इमेजिनेशन, इसके लिए इमेजिन भी वक्त लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया था, उन्होंने कहा था ये इमेजिन, आपको कहते हैं इमेजिनरी है, जो भी इमेजिन है वो इमेजिनरी है, ये नहीं बस खाम ख्याली पुलाव पकारे जा रहे थे, क्योंकि आलम ख्याल को भूल गए मगरब में. तो वो उस हद तक आपका नुक्ता ठीक है कि अगर उसके एंगल से आते, मिथोलॉजी को रीड करते या इन चीज़ों को, तो शायद मुख्तलिफ निकाल देते. सवाल मेरा ये था कि अभी तक बात टेक्नोलॉजी चॉइस की है और बात हुई थी टेक्नोलॉजी, मॉडर्निटी और चॉइस. ये जो पैराग्राफ है इसका टेक्नोलॉजी चॉइस और मॉडर्निटी से जो रास्ता है, इसका किस चीज़ से रास्ता है? मैं कहता ये बहुत ही अहम पैराग्राफ, लेकिन मुझे लगता है ये आउट ऑफ प्लेस और हमारे लिए बहुत है. जी ये फारूक साहब आपका. मेरा ख्याल है कि इसका उस जो पहले वाले आर्गूमेंट से ताल्लुक है, वो क्योंकि उनका बुनियादी पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी ने हमें, साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने और जो रैशनलिज्म की जो बाकी ब्रांचेस अप्लाई सोशल में और हर तरह के रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, उसने हमें जहाँ चॉइसेस दी हैं वहीं पर ज़्यादा नॉलेज भी दिया है, और हर वो चीज़ जिसमें मिस्ट्री थी, इट हैज़ बिन एक तरह का रिडक्शनिज्म करके उसको एक्सप्लेन कर दिया गया, इधर इन टर्म्स ऑफ साइंस, मेडिसिन, फिजिक्स, मतलब हर वो चीज़ जो मैथोलॉजिकल थी उसको आपने रिड्यूस कर दिया इनटू नॉन साइंसेस, उसमें से मिस्ट्री या मिस्टिकल को ख़त्म कर दिया. मतलब चीज आ गई है कि मतलब जहां उसी टेक्नोलॉजी ने जिसने आपको चॉइसेस दी थी, उसी ने हर चीज को इन टर्म्स ऑफ नॉन साइंसेस एक्सप्लेन कर दिया. मिस्ट्री खत्म होगी वहां से चीज से, और जो मिथ रह गई थी जिसकी बात हम कर रहे थे, वो मिथ भी अभी बेसिकली, मिथ को भी लिटरल सेंस में, मेटाफोरिकल सेंस में जिस तरह उसको लिया जाना चाहिए था, उसको लिटरल सेंस में ही आप शो कर देते हैं. इन टर्म्स ऑफ आपने जिक्र किया हैलोवीन का, आपने जिक्र किया वैलेंटाइंस डे का और बाकी सारी चीजों का, तो आपने उसको लिटरल तरह से प्रेजेंट कर दिया, उसको लोगों ने खुश होकर देख लिया, सोशल इवेंट्स बन गए, मगर उसके पीछे जो मेटाफोर्स थे, जो लिटरल नहीं थे, उसको आपने गायब कर दिया. मतलब उसका जिक्र सेंटा क्लॉज आपने बना लिया, उसके पीछे एक पूरा कॉन्सेप्ट है, मेटाफोर है, उसको आपने गायब कर दिया. मतलब आपने हर चीज को रिड्यूस कर दिया इनटू नॉन साइंसेस. तो मेरे ख्याल है इस हिसाब से तो कनेक्ट करती है पिछले आर्गुमेंट टेक्नोलॉजी वाले से और चॉइसेस वाले से. देखिए तो बिल्कुल ठीक हो गया. आपने एक बात कही कि मैं मेरा ख्याल है आप कह यही रहे हैं, मैं अपने पास में उसको समराइज कर देता हूँ कि टेक्नोलॉजी चॉइस मॉडर्निटी पे बात नामुकम्मल रहती है. मॉडर्न कॉन्शियसनेस के पीछे वर्ल्ड व्यू भी है. साइंस आप कह रहे हैं, इल्म है जो जिसकी एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, उसी इल्म पे बुनियाद पे ये सारी चॉइसेस आई कहाँ से? वो इसके पीछे एक इल्म है ना, और एक तसव्वुर है, एक वर्ल्ड व्यू है. तो उस वर्ल्ड व्यू को, इसका जिक्र कम उन्होंने किया था थ्रू आउट. तो सारी चीज टेक्नोलॉजी पे डाल के, जैसे टेक्नोलॉजी के बैक एंड पे, पीछे उसके, या उसके अंदर इंट्रिंसिक छुपा हुआ, चाहे आप खुल के कहते हैं कि जी हम जो नॉन एम्पिरिकल है, जो मुशाहिदे से बाहर है, उसको हकीकत ही नहीं समझते, खुल के कहें या छुपा के कहें, इम्प्लिसिट हो या एक्सप्लिसिट हो, उसके पीछे एक वर्ल्ड व्यू भी था. और ये टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट जो आई, चॉइसेस एक्सपेंड करती गई. इंसान हजारों मिलियन सालों से, कहते हैं जी हजारों सालों से है, कितनी सदियां करते, हजारों सालों की कायनात है. तो अचानक से अब ये इस तरह क्यों हुआ? तो ये वर्ल्ड व्यू का शिफ्ट जो है, और साइंस और तस्वुर कायनात, तस्वुर इंसान और कॉन्शियसनेस की भी इवन अंडरस्टैंडिंग का शिफ्ट होना. तो ये बताना था कि इनके आर्ग्यूमेंट पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं सेल्फ को बार बार कहता हूँ, सेल्फ तक हमने जाना है. तो ये बहुत वाजे कि अगर एक सेल्फ का तस्वुर कायनात मुख्तलिफ हो तो उसकी डिसोनेंस ज्यादा है. इससे बहुत बड़ी बात कि कैसा सेल्फ है और कैसी चॉइसेस, कैसी एक्सटर्नल सिचुएशन. तो सेल्फ पे बात नहीं करनी है यहाँ पे. मुझे लगता है मॉडर्न कॉन्शियसनेस को उन्होंने टेक्नोलॉजी पे थोड़ा रिड्यूस किया हुआ था, और वो बार बार पॉइंट करना पड़ता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन नहीं कर सकेगी, आपको बताना पड़ेगा उसका वर्ल्ड व्यू पीछे क्या. तो ये एक वर्ल्ड व्यू है कि सिर्फ एम्पिरिकल चीजें हम मानते हैं, जिन भूत तो होते नहीं है, इसका टेक्नोलॉजी से क्या बात.
इसका इल्म मुशाहिदे से वास्ता है। तो ये इल्म है, जदीद इल्म जो है, मॉडर्न नॉलेज, मॉडर्न डिसिप्लिन, जिसकी वो बहस कर रहे हैं। लेकिन एंड में वो कहते हैं जी ये सारी बहस करके आप सोशल, आपको एंड में एक सवाल पूछा जा सकता है, फलसफी हकीकत का सवाल, भाई डीमंस हैं या नहीं है। वो क्या बहुत मुझे मजा आया, कहते सो फार सो गुड, द क्वेश्चन रिमेन्स आर देयर डीमंस एंड इफ सो डिड वन स्नीक इनटू क्लीवलैंड लास्ट नाइट। तो डीमंस हैं या नहीं है, इसका जवाब दें। ये नहीं आप करती जी मेटाफोर नहीं है या नहीं है, मेटाफोर होते या नहीं होते, हकीकत पे बात ना है। वो कहते हैं ये सवाल पूछा, यही मैं कह रहा कि रिलीजियस आदमी है, हकीकत में स्टेक है, मेरा हकीकत में स्टेक क्यों हो, मैं मेटाफोर पे खुश रहूं, मेटाफोर हर चीज मेटाफोर। तुमने कहा नहीं, ये यहाँ पे ठीक हो गया। तो लिहाजा जो ये मॉडर्न कॉन्शियसनेस पे सारी चीज डाल रहे हैं, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जो ज्यादा लाइन किया, इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जिनको देखना चाहिए, इसमें वर्ल्ड व्यू और पर्सपेक्टिव, ये बहुत मैटर। और इल्म, कौन सा इल्म डोमिनेट कर रहा है, तो एजुकेशन में कौन से अलूम जो है सामने किए जाते हैं और कौन सा वर्ल्ड व्यू दिया जाता है एजुकेशन, तो उसका एक इल्मी पहलू है। ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये सिर्फ फोन उठा उठा के कॉलें करने से नहीं होता। पॉइंट ये था, क्योंकि जब हम फिर बात करेंगे कि सेल्फ की जिसकी लड़ाई लड़ी जा रही है इस्लामी साइड पे और सारे ट्रेडिशनल रिलीजन, वो उसकी इल्म, उसकी उसको तालीम देना, उसकी तरबियत करना, ये उनका बुनियादी पर्पज है। उसको सही इल्म पहुंचे और सही तरबियत हो, तभी वो सेल्फ जो है वो नरिश करेगा, फ्लावर करेगा। तो ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक की तरफ जाता है कि टेक्नोलॉजी पे बात रोक रहे हैं, ये बताना जरूरी था। रोकना है तो रोक नहीं, लेकिन जरा इसके पीछे सोचना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद जो सेक्शन है वो फिर बड़ा आसान है, वो कहते हैं जी अब ये फेट फ्रॉम फेट टू चॉइस। ये मैंने मेजर एक बात ये हाईलाइट करनी थी, कम्युनिटी ने कहा ये एक और फेज है, ऐसे वैसे। अब फेट टू चॉइस वाला आर्गुमेंट फारूक साहब ने बड़ा अच्छा बयान कर दिया, रजा मौसी साहब ने भी उस पर दिया। सबको वाजे है कि जी फेटेड यूनिवर्स था, हर चीज, मैं कहाँ रहता हूँ, खाता क्या हूँ, शादी कहाँ होती है, दीन मेरा क्या है, सारे घर का एक दिन होता था। आज अमेरिका में आए, एक एथियस्ट है, बड़ा भाई एथियस्ट है, बाप जो है वो बुद्धिस्ट है, फलां जो है वो है, हाँ वो बफे लगा हुआ है, हर चीज का बफे है, दीन का भी बफे है, फ्रेंड्स का भी बफे है, जो खाना है उसका भी। मैंने लास्ट में बफे कहा था, तो बफे ही बफे है, चॉइस ही चॉइस ही। अच्छा उसके अंदर भी दीन है, तो उसके अंदर अभी एक मौलवी साहब थे, वही आलिम थे, वही मुफ्ती थे, उन्हीं का फतवा था, वो जो बताएंगे वही मेरा दीन था। अब मेरे पास फतावा अवेलेबल है, ठीक है, गूगल गुरु, तो गुरु गूगल और शेख यूट्यूब, उस पे जाऊं, मैं दुनिया जहान के फतावे ले रहा हूँ। मैं पहले मेरे इलाके में सिर्फ एक हनफिया थी, मतलब ठीक है, जो शिकायत चल रही थी वो सिर्फ हनफी थी। अब जी शाफी भी आ गए, मालकी भी आ गए, हम्बली भी आ गए, तो बढ़ते जा रहे। तो ये जो आइडिया, ये चॉइसेस की रेल फैलती जाएंगी, ये जो सेक्शन है ये बहुत ही आसान है। तो इसको इसको मेरा बर्थ कंट्रोल की वो बात करती है कि पहले था जी बच्चे भी किसी लेवल पे आप थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते थे, लेकिन वही फैमिली प्लानिंग। लेकिन आप जिस लेवल पे चॉइसेस बढ़ाते जाएं इस सारे को करके फिर वो कहते हैं व्हाट इज एक्सपीरियंस। ये पेज 13 पे अब मैं आ गया हूँ, ठीक है। कहते हैं दिस एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इज प्री थ्योरेटिकल that it precedes any systematic reflection about it. In pre-modern societies, the fate that is experienced in ordinary life also appears on the theoretical level. Put differently, what is experienced as necessary is also interpreted as necessary. आज जो अब हम करेंगे, जो मॉडर्न कॉन्शियसनेस होगी, नथिंग जस्ट सीम्स नेसेसरी। मैं पुश कर रहा हूं, जो भी फेटेडनेस नजर आ रहा है उसको पुश करूंगा, मुझे उसमें चॉइस क्यों नहीं मिलती? यानी नथिंग इज इंटरप्रेटेड एज नेसेसरी, क्योंकि चॉइसेस मैंने इतनी तजर्बा कर लिया, मुझे इतने मामलात में इख्तियार मिला, इतनी चीजों में मैं ये लूंगा, ये नहीं लूंगा, ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये पीऊंगा, ये ब्रांड लूंगा नहीं। तो वो जो ऐसी चीजें जिंदगी के वो पहलू जहां पे मुझे महसूस नहीं होता, मुझे इख्तियार नहीं मिलता, मुझे लगता है ये तो मुकद्दर है, मकतूब है जी, ये तकदीर है, मैं उसको पुश करता हूँ, तो ये मुझे नेसेसरी वो महसूस नहीं होता। यानी तकदीर का तस्वुर एग्जिस्ट नहीं कर सकता कि कोई चीजें मकतूब है। मुझे लगता है हर चीज में चॉइस होती है और होनी चाहिए। ये एक दूसरा नजरिया कि चॉइस होनी भी चाहिए, यही वो जो लिबरलिज्म है या वेस्टर्न मॉडर्निटी का कोर जो एक एस्पेक्ट है, वो है इंसान को लिबरेट करना। लिबरलिज्म क्या है? किससे लिबरेट करना?
सवाल है आपसे, आजाद किससे करना है? आजाद तो करना है, करना किस चीज से आजाद? दकियानूसी पुराने तस्वुरात से करना है। ऐसी जो इंसान को अपनी अपनी जमीर के मुताबिक, जो बैड रीडिंग होगी वो कहेंगे जी जो दिल में आए करो, ये कभी लिबरल्स नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं वो अपनी जमीर, अपनी कॉन्शियंस के मुताबिक जी सके और कोई और चीज एक्सटर्नली उनको ना पकड़े कि वो अपने जमीर के मुताबिक ना जी सके। ओके जी, नहीं किताब ये कहती है, नहीं जी दीन ये कहता है, नहीं मौलवी साहब ये कहते हैं, नहीं चर्च फादर प्रीस्ट ये कहते हैं, जी पोप ये कहते हैं। नहीं, इंसान को अपने जमीर के साथ जीने की इजाजत है। ठीक होगी। तो ये जो चॉइस, इससे मैं कोई भी कहता हूँ मैं लिबरलिज्म को जगह बैशिंग होती है, वो गलत तरह की बैशिंग होती है। वो स्ट्रॉ मैन को मारना है आपने। आपने कहना वो तो कहते हैं जो मर्जी करो लौट पाओ। ये ऐसे नहीं है, उनका अंदाजा था, उनका ख्याल था कि इंसान को आज़ादी दी गई है और ये एक तस्वुर है कि इंसान किस हद तक आज़ाद है अपनी चॉइसेस में, उसको आज़ादी होनी चाहिए, आज़ादी या नहीं होनी चाहिए। अब ये है कि मुझे कोई भी चीज़ जिंदगी में नेसेसरी नहीं लगती। मैं कहाँ पे घर रहूँ, कहाँ पे रुकूँ, किससे शादी हो, हर चीज़ में चॉइस है। और हर चीज़ में और कोई चीज़ मकतूब होना, मेरी तकदीर होना मेक्स नो सेंस टू मॉडर्न कॉन्शियस। ये बहुत फंडामेंटल कॉन्शियसनेस की चीज है, इसका शऊर में बहुत बड़ी तब्दीली है ये, कि मुझे लगता था बस मैं यहीं पे हूँ, यही अपना इलाका है, यही वतन है यार, यही जमीन है, यही लोग हैं ये। अब तो इसमें से कोई भी चीज गिवन नहीं। ठीक है, ये इसकी वजह से क्या हुआ, डिस्ट्रप्शन स्टार्ट होनी। इनका फिर कहता है द प्रोसेस बाय व्हिच मॉडर्निटी डिस्टर्ब्स दीज वर्ल्ड्स ऑफ फेट इज ऑफ की इंपॉर्टेंस फॉर द प्रेजेंट आर्गुमेंट। डिस्ट्रप्शन शुरू होती है, फैमिली लाइफ में डिस्ट्रप्शन, सोशल लाइफ में डिस्ट्रप्शन, लोकेटेडनेस में डिस्ट्रप्शन। कहते हैं there is some connection between having different tools and different courses of action to choose from. It is the proliferation of institutional choices that must be considered here. Modernity enormously complicates the institutional network of a society. The basic cause of this is the enormous complication of the division of labor. Modernity pluralizes. ठीक है, सबसे ज्यादा ठीक है। बस यहाँ पे जहां तक हम आ गए हैं, वहीं से फिर वो सेक्सुअल रिलेशंस पे जाते हैं, इनको बताते जाते हैं, फिर देखते जाए कितना क्लोजली देखें। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि हम रोक ले। उसके बाद अगला कदम है प्लुरलिटी ऑफ वर्ल्ड व्यूज। जब मुझे चॉइसेस नजर आती हैं तो प्लुरलिटी ऑफ वर्ल्ड व्यूज भी आते हैं। करते करते वर्ल्ड व्यूज तक भी बात की, वर्ल्ड व्यूज से आप गुजरे, पीछे क्या बचा, बचा क्या, वो कौन सा जिंदगी का क्या से कहेंगे, branch of life या domain of life which remains untouched by this expansion of choice। ठीक है, अब इसको आप इस्लामी तौर पे एथिकल लेवल पे सवाल ये पूछना है, इसको समझना है कि ठीक है करने दें, सब सेट है, ऐसे होना चाहिए, बहुत अच्छी ट्रेल है, चॉइसेस और फैलाएंगे और फैलती जाएंगी। इसकी एक देखा होगा, गौर करें तो ये कहानी सुनाई गई, ये भी एक कहानी कि ट्रेडिशनल वर्ल्ड से मॉडर्न वर्ल्ड तक हम कैसे आए और आने में हमारे साथ क्या हो रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या हुआ है और कहाँ जा रहे हैं, उसका थ्रेड उसमें मौजूद है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, अब उसके बाद जो एक पॉइंट जो बड़ा सेक्शन मेरे लिए बहुत ही मुझे लगता है अहम है, वो है वेरी नर्वस प्रोमेथियस। मुझे सुबह से लेकर रात तक, सुबह उठ के कोई कहता है आप क्या खाएंगे, ये भी खा सकते हैं, 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 ये भी खा, मुझे चूज करना। उसके बाद कहते हैं अभी आप कपड़े कौन से पहने, ये भी पहन सकते हैं, ये भी, ये भी, ये भी। वो कहते हैं कि एक ऐसा इंसान, मॉडर्न कॉन्शियसनेस वाला इंसान, ये सफा नंबर 20 पे, ऐसा इंसान जिसको इतनी चॉइसेस मिल जाए लाइफ में, चॉइसेस ही चॉइसेस, उसको हर वक्त चूज करना पड़ता है। वो चाहता है, उसको बड़ा पसंद है क्योंकि उसको फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम टू चूज इज द वे ऑफ डिफाइनिंग माय इंडिविजुअल सेल्फ। ठीक है, तो चॉइस बड़ी अहम है, मुझे चॉइसेस चाहिए। आई एम बिकॉज आई चूज, आई थिंक देयरफॉर आई एम नहीं, आई चूज देयरफॉर आई एम। तो मुझे चॉइस करनी है, तभी मैं अपना आप हूँ, तभी मैं रिजवान जमीर हूँ, तभी मैं फारूक हुसैन हूँ, जब मैं चूज करूंगा। ठीक है, तो ये बार बार ठीक। अब कहते हैं वो हर वक्त नर्वस रहता है, वो चॉइस गलत तो नहीं होगी, पता नहीं मेरी, और इतनी फ्लड है, इतनी सारी चीजें मैं चूज कर रहा हूँ, तो वेरी नर्वस प्रोमेथियस। और यहां से लिबरेशन और एलियनेशन का जो लिंक है
को बिल्ड करना है। एक तरफ ये लिबरेशन प्रोजेक्ट था कि भाई इतनी फेटेड हर चीज, ये तो ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, वही पुराने कवानीन, पुराने कवायद, पुराने असूल, पुरानी रवायतें, उनमें फंसा हुआ था इंसान, उसको लिबरेट किया। कैसे किया? चॉइसेस देते गए, देते गए, देते गए, देते गए। उन्होंने कहा अब एक तरफ वो नर्वस प्रोमीथियस हो रहा है, एक तरफ वो एलियनेट हो रहा है, एक तरफ वो हो रहा है, तो ये आप उधर से शिफ्ट करते हुए कहते हैं इसकी डार्क साइड आ। तो केरकेगार्ड, नीचे और डॉस्टोयेव्स्की वगैरह क्यों सामने आ रहे हैं, इनके नाम लिए जा रहे हैं क्योंकि ये डार्क साइड देते हैं इस टाइप को। मॉडर्न मैन की जो डिफिकल्टी, जो एंजाइटी है अबाउट लिविंग दिस लाइफ, जिसमें ये भी है कि मुझे चॉइस करते रहना है, हर वक्त मैंने चूज करना है, और मैंने मुझे कैसे पता चले मेरी चॉइसेस ठीक है। मैं करियर चुन रहा हूँ, मुझे कहते हैं बफे लगाए, बेटा आप कुछ भी कर लो, ये 12 है, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। बहुत बोझ है, चूज करने का बोझ बहुत ज्यादा है। मैं किस पर मैं चूज करूं, उल्टा पड़ जाऊंगा। तो नर्वस प्रोमीथियस में कंडेम टू फ्रीडम, टू बी कंडेम टू फ्रीडम। तो बस यहाँ पे ये इसके बुनियादी मेरा ख्याल नुकात हैं। थेरेटिकल इंपेरेटिव एंड में आ गया, इसको फैलाते जाएं। दीन का बफे है, मैं कौन सा दीन लेता हूँ कि मैं उम्मत हो जाऊं, मैं हिंदू हो जाऊं, मैं मुसलमान हो जाऊं, इस्लाम में शिया हो जाऊं, सुन्नी हो जाऊं, बरेली हो जाऊं, देवबंदी हो जाऊं, क्या हो जाऊं? तो बफे है, चॉइस ही चॉइस है। और हमें वो नॉर्मलाइज हो चुका है चॉइस करना, चॉइसेस होना, और कोई चीज बस है, यही ऐसी है, इट इज व्हाट इट इज वाला जो पर्सपेक्टिव है, भाई ऐसी है चीजें, ये मॉडर्निटी में इम्पॉसिबल हो गया। और दूसरा, जिंदगी की चूंकि हर रियल्म के अंदर है, तो अब चॉइसेस के बगैर चारा नहीं है, लिहाजा थेरेटिकल इंपेरेटिव है, आई हैव नो चॉइस बट टू चूज। मुझे दीन भी चूज करना है। ये सारी बात करके फिर उसको मैं अपना सेशन मुकम्मल कर रहा हूँ, फिर कोई डिस्कशन है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर मुझे ये सारा कुछ करना है, अगर ऐसी दुनिया को फेस करना है, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग सेल्फ चाहिए। मुझे तो ये लगता है, जो मैंने सवाल पूछा था कि ये नहीं कह रहे कि अगर अल्टरनेटिव टू मॉडर्न कॉन्शियसनेस पॉसिबिलिटी है, अगर वो है, वो कहाँ से आती है? उसको अगर कल्टिवेटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्फ विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और ट्रेन होके आए अच्छी तरह से, उसको तगड़ी ट्रेनिंग दी जाए, तो वो दे के आए, तो उसकी जो चॉइसेस हैं वो क्या होंगी, और वो मुमकिन है, उसमें क्या कर सकता है। तो ये थोड़ा सा फेटेड की तरफ जाता है आर्गुमेंट, इनका महसूस होता है वी आर कंडेम्ड टू चूज, कंडेम्ड टू बी हेरेटिक्स, व्हिच मींस वी विल कंटिन्यू चूजिंग। इसलिए कहा कि बात फिर पलट के सेल्फ पे आती है, वो भी कह रहे कॉन्शियसनेस पे आती है। कॉन्शियसनेस पे वापस पलटना पड़ेगा। मॉडर्न कॉन्शियसनेस के अलावा क्या मेरे लिए मुमकिन है जिंदगी को किसी इस तरह एक्सपीरियंस करना कि मैं हर वक्त चॉइसेस ना ढूंढ रहा हूँ, मुझे चॉइसेस नहीं चाहिए? क्या मैं एंटाई चॉइस होना शुरू हो जाऊँ? प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंशियल ऑप्शंस देना, मेरी ये प्रेफरेंस, मुझे ये पसंद, मेरा ये, मैं तो ये करता हूँ, मैं वो, उसको शायद रिवर्स करना पड़े, थोड़ा सा फेटेड की तरफ आना पड़े। ज्यादातर चीजों को मुझे अपनी ऐसी दुनिया बनानी पड़े, अगर सेल्फ स्ट्रांग हो, कि वो फेटेड की तरफ जा रही है, मुझे लगे मैं यहीं पे होता हूँ, मैं तो डेविडसन में रहता हूँ, मेरे तो यही लोग हैं आसपास जो हैं, वगैरह वगैरह। वहां से शुरू करें तो मैं तो जी यही यही दुकान है, यहाँ पे यही पेंसिल मिलती है, तो यही पेंसिल, अमेजोन नहीं जाऊंगा। अमेजोन उसकी परफेक्ट, यानी आप कहने का फुल फ्लावरिंग, कहीं से कोई चीज मंगवा लें, घर बैठे क्लिक करें, चॉइस देखे ना, क्लिक पे आई, इधर से मुझे मिनिमल टाइम, पैसे चाहिए बस, चीज कोई भी मंगवा लें, वो भी थोड़े देर में घर भी डिलीवर करें, घर पे घर डिलीवर करके चलिए। तो ये पूरी आर्ट है, ये आर्ग्यूमेंट है। और उसकी वजह से नर्वस प्रोमीथियस, मिनिमल उनका कंपेन किया कि नर्वस प्रोमीथियस। अब एक चीज टोटलिटेरियन स्टेट वाली मैं जल्दी से पॉइंट आउट करूं, सफा नंबर 23 पे बात करते हैं। इज द मूवमेंट फ्रॉम फेट टू चॉइस इरिवर्सिबल? इन प्रिंसिपल नथिंग हिस्टोरिकल इज इरिवर्सिबल बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, अगेन मैंने कहा फेट और चॉइस, जबर और कदर, कहते हैं इससे वापस पलटा सकते हैं, कहते नहीं पलटा, लगता नहीं है पलट सकते हैं ऊपर से। ये पैटर्न, is the movement from fate to choice irreversible? In principle, nothing historical is irreversible. But it is very difficult to see how, given the necessary technological foundations. ठीक है, तो क्या इसको रिवर्स नहीं कर सकते? अब यहाँ पे वो कहते हैं इसमें एक एक्सेप्शन है, वो मॉडर्न टोटलिटेरियन स्टेट है। कहते हैं वो ट्रेडिशनल वर्ल्ड व्यू लेती है और मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल पावर यूज करती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल पावर को यूज करके वो ट्रेडिशनल वर्ल्ड व्यू
जिसमें एक स्टेबल वर्ल्ड व्यू है, स्टेबल इकदार हैं, वैल्यूज हैं, जो कंजर्वेटिव, जिसको आप आज का जो कंजर्वेटिज्म दुनिया में फैल रहा है, वो मॉडर्न स्टेट के एक्सट्रीम हाई टेक्नोलॉजिकल अपरेटस में खड़ा। तो कहते हैं कि जदीद टूल्स को इस्तेमाल कर रही है, एक पुराने वर्ल्ड व्यू के लिए फाइट किया जा रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी की और स्टेट पावर, टोटलिटेरियन स्टेट, वो कोशिश कर रही है ट्रेडिशनल ऑर्डर विदाउट चॉइस, विदाउट उसको वो फाइट करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने रीडिंग दी है 70s में। ये बहुत मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन ये इस वक्त हाईलाइट है, बस यहाँ पे रोक लेते हैं। तो ये था टेक्नोलॉजी, चॉइस, मॉडर्निटी, सेल्फ कॉन्शियसनेस, इससे मुतालिक एक अकाउंट जो मुझे लगता है बड़ा अच्छा इसमें एक पॉइंट वो रिलेटिविज्म का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं था कहीं पे। हाँ जी, वो यही है कि जब चॉइसेस बढ़ती गई, जब प्लूरलाइज हुआ, जब मुझे सुबह में बुद्धमत वाला मिलता है, दोपहर को वो मिलता है, शाम को वो मिलता है, और वो चॉइसेस अवेलेबल, तो कोई भी वर्ल्ड व्यू एब्सोल्यूट हो नहीं सकता। मैं वही मॉडर्न कॉन्शियसनेस किसी वर्ल्ड और वर्ल्ड व्यू को एज एन एब्सोल्यूट एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। एवरीथिंग इज रिलेटिव। इसे अगर पूछना चाहिए मुझे अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत क्यों, मेरे माँ बाप ही हैं और लोगों के माँ बाप, तो माँ बाप तो सब क्यों, इस तरह के सवाल है कि प्लूरलिटी इतनी ज्यादा है अगर, तो मेरा कोई भी क्लेम रिलेटिवाइज हो गया। जब चॉइसेस इतनी ज्यादा हैं, तो ये रिलेटिवाइजिंग पावर इसमें वैसे ये असल में ये लिंक्ड है, वो जो हमने तैमूर साहब मॉडर्निटी में पढ़ा था ना, एक जो जर्नी है मॉडर्निटी की, एटलीस्ट एवर सिंस रेनेसांस के, जो अगर हम वो सेंस ऑफ द सीक्रेट के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करें। अब सेंस ऑफ द सीक्रेट क्या है बेसिकली, वो है ना सेंस ऑफ द एब्सोल्यूट इन द रिलेटिव। तो वो जितने भी एब्सोल्यूट के ट्रेसेस हैं उनको रिमूव करना है, ये बेसिकली मॉडर्निटी की जर्नी बेसिकली यही है ना। और इन द लिमिट फिर एवरीथिंग विल गेट रिलेटिवाइज्ड। तो वो जब वो एब्सोल्यूट कोई चीज होगी नहीं, तो फिर जो रिजवान साहब अभी कह रहे थे कि फिर नेसेसरी कनेक्शंस तो फिर नजर नहीं आएंगे ना, नथिंग वुड बी नेसेसरी। जो मॉरलिटी के जो फाउंडेशंस हैं वो भी एब्सोल्यूट नहीं होंगे ना, वो भी रिलेटिव हो जाएंगी। कोई भी चीज नेसेसरली गुड या नेसेसरली बैड तो हो गई नहीं फिर। तो ये उससे लिंक्ड है बात। और फिर वो जो प्लूरलिटी जो है, मल्टीप्लिसिटी है, उसका डोमिनेंट होना, इसका डायरेक्ट ताल्लुक इस चीज से है जो वो गेनो भी कहते हैं, ऑब्सेशन विद क्वांटिटी। जो क्वालिटेटिव पोल है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, जो सिंबॉलिक स्पिरिट का डिनायल है। क्वांटिटी पे ऑब्सेस्ड हैं, तो क्वांटिटी तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिसिटी है, वो तो इंतशार की तरफ लेके जाता है। तो क्योंकि जो क्वालिटी है वो तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी है, तो जो अगर आप इंतशार वाले पोल की तरफ आपकी जर्नी है, तो फिर एलियनेशन भी उसी वजह से होगी। तो ये लिंक्ड है सारी चीजें बेसिक। ये सब उन्होंने सबने पढ़ा हुआ है गिनाओं को, और ये जी मतलब ये पॉइंट्स हमने पढ़े हुए हैं किसी हद तक, ये मतलब हमने इनको टच किया था। क्वालिटी क्वांटिटी वाली जो बहस कर रही है और प्रिंसिपल, वो देखा, इसमें पीछे बहस हो चुकी है। उसमें काफी रीजनेबल इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी हमारी। मॉड्यूल था वो, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था, क्वांटिटी और मैटर। अच्छा, जो पिछली दफा मुझे आपको याद होगा कि मैंने एक जुमला बोला था, मैंने कहा था कि वी आर ऑल लिविंग, वो सोशल डायलेमा पे बुनियाद थी। वी आर ऑल लिविंग इन अ पर्सनली कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड विद पर्सनली कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज एंड पर्सनली कंस्ट्रक्टेड। ठीक है जी 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 जी, ये बात हुई। ये जो बात हुई थी, ये उसी का दूसरा काम, वो सोशल डायलेमा से बात हुई थी। अब ये सुने, ये कहते हैं सफा नंबर 15 पे, ये कहते हैं what previously was fate now becomes a set of choices or destiny is transformed into decision। ठीक है, जो डेस्टिनी थी वो मेरा डिसीजन हो चुका। ये बहुत रिमार्केबल सीन है लॉरेंस ऑफ अरेबिया में, अगर आप लोगों को याद हो, आपने देखी हो, पीटर ओटली की और उमर शरीफ। वो जब सहरा में क्रॉस कर रहे होते हैं, जाना होता है, तो रास्ते में एक बंदा गिर जाता है, उनके साथ एक घुड़सवार था, वो गिर जाता है। तो वो कहता है, उमर शरीफ कहता है कि जी ये अब ये करे, बस अल्लाह की मर्जी, यही मकसूद था, यही डेस्टिनी। वो कहता है ऐसी कोई डेस्टिनी नहीं होती। वो घोड़ा दौड़ा के जाता है, पीटर ओटूल, लॉरेंस, वो जाता है, उसको लेके आता है। तो ये फेट और चॉइस, फेट का मजाक उड़ाना ट्रेडिशनल दीन का, खासतौर पर इस्लाम, ये बहुत पुराना एक फ्रेम है। हम कहते हैं जी फेट का, ये तो हर चीज को फेटेड देखते हैं,
हर चीज फेट पे डाल देते हैं। वो कहते हैं ये बहुत ही दकियानूसी पुरानी सोच है, गलत सोच है। उसका ही एक रिस्पॉन्स भी है ये आर्टिकल। तो वो कहते हैं कि व्हाट प्रीवियसली वाज फेट नाउ बिकम्स अ सेट ऑफ चॉइसेस और डेस्टिनी इज ट्रांसफॉर्म्ड टू डिसीजन। लेकिन ये फैक्ट है, टेक्नोलॉजी के होने की वजह से आपके हाथ में ये डिसीजन हैं, ये चॉइसेस अब मौजूद हैं, करना चाहें तो। तो एक लेवल की बात ठीक है, जिन चीजों को डेस्टिनी देखा जाता वो चॉइस है, तो चॉइस नहीं करनी है, बुराई है इसमें, क्या चॉइस है। अब मैं दूसरी तरफ से बात, तो क्यों ना करें चॉइस, क्या बुराई है चॉइस में। जो उन्होंने बोल दिया सारा, मैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये अच्छा है, ये गलत है, ये सही है, ये सब बहस नहीं हो रही। मुझे लगता है कि इस पे सोचें। अच्छा, इसमें वैसे रिजवान सर, स्टैटिस्टिक अगेन, अब स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, जो मेजॉरिटी लोग हैं ना, उनके सामने अगर आप इतनी मल्टीपल चॉइसेस रख देंगे ना, तो एक तो उनका वो लाइफ में फोकस भी हट जाएगा, और वो जिसे कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ द सोल, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब मैं स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं ठीक है, मेरा सिर्फ पॉइंट, मैं मोरलिस्ट नहीं हूँ, मैं कभी ये कहता नहीं हूँ आप ये करें ये करें। वो जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज के अंदर एक फोकस्ड किस्म की चॉइसेस बहुत ज्यादा नहीं थी। तो यहाँ पे बस मेरा ये पॉइंट था कि ये कुछ हार्ड, मैंने आपका भी कहा था, कुछ मुश्किल सवाल पूछे जाने। तो चॉइसेस जो आ रही हैं, इतनी सारी चॉइसेस आती हैं, तो चॉइसेस नहीं होनी चाहिए। ये जो मिल गई हैं, जो आपको मिलेंगी, आप कहेंगे नहीं। और अभी वो कह रहे हैं और रेडिकल चॉइसेस आएंगी। वो 70 में कह रहे थे, अभी आपके सामने कितनी और रेडिकल चॉइसेस आ चुकी। क्या कुछ आप जी जी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है, मतलब मैं अपना ओपिनियन ही दे रहा हूँ कि मतलब स्टेटिस्टिकली अगर आप देखें, मैं कन्विंस्ड हूँ इस बात पे कि जो मेजोरिटी जो लोग होंगे उनका फोकस हट जाएगा लाइफ से। बेसिकली बहुत कम लोग होंगे जो इतने मेंटली स्ट्रांग होते हैं कि वो फोकस रहें डिस्पाइट ऑल दीज डिस्ट्रैक्शन। मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट जस्ट लाइक अ लॉ, जैसे वो गॉसियन कर्व नहीं होता, उस तरह का हिसाब किताब है। तो मतलब ये मुझे ऐसे लगता है कि ये ऑलमोस्ट लाइक अ लॉ। और मेरे ख्याल वो, अगर आप देखें, जो जो रिलीजन्स भी हैं बेसिकली वो इसी चीज को जहन में रखते हैं। जैसे वो एक जो एक्सोटेरिक और एजोटेरिक जो डिवाइड है, उसमें भी जो कॉमनर्स हैं, उनकी मेंटेलिटी को जहन में रखते हुए जो जाहिरी पहलू होता है मजहब का, दैट इज शेप्ड बेस्ड ऑन द मेंटेलिटी ऑफ द कॉमनर्स, ये उससे भी लिंक्ड है। बार चलें, वो तो अलग बात है, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लॉ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लॉ फॉर मी। मेजॉरिटी विल बी डिस्ट्रैक्टेड अगर मल्टीपल इतनी सारी ऑप्शन, इंतशार का शिकार होगी सोल। आप असल में नतीजे पे पहुंचे हुए हैं ना, तो जो लोग नतीजे पे पहुंचे हुए हैं उनके साथ बहस नहीं अभी में। आप तो नतीजे पे हैं कि जी ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ ये जो आर्ग्यूमेंट है, क्या चीज सवाल उठाता है, ये पूछ रहा है, बता रहे जो कुछ भी आप गाड़ी पे सुबह बैठ के जा रहे हैं, वो चॉइस थी, वो उसी दुनिया से आ रहा है। ट्रेनों पे बैठते थे पहले, साइकिलों पे बैठते थे, तो वो चॉइस टेक्नोलॉजी कहाँ पे लाइन है, वेरी थिन लाइन कहाँ पे है, कहाँ तक चॉइस है, कहाँ नहीं करनी। मेरा तो है कि मैं आप जल्दी से नतीजे पे जो लोग पहुंचे हुए हैं वो अभी ना बोले। जो इसको सुन के कहते हैं कि यार अच्छा ये बाकी ये मसाइल हैं, तो फिर क्या करना, वो ज्यादा दिलचस्प है। वो जरा थोड़ा रुकी, मैं लास्ट पॉइंट इस पे, लास्ट इन द लास्ट सफा नंबर 15 पे, फिर वो एक जुमला है जिससे बात बाजी हो जाती है कि बात अगर सिर्फ एक्शन के रियाज में होती है, कहते नहीं ये तो फिर मसला ही था। Thus, the institutional pluralization that marks modernity affects not only human actions but also human consciousness. बात वही आ गई, ठीक है। Modern man finds himself confronted not only by multiple options of possible courses of action, but also by multiple options of possible ways of thinking about the world. मेरे पास दुनिया को सोचने के 1001 तरीके हैं। आज मैं फ्रॉइडियन लैंग्वेज में बात करूं, कल मैं अकबरियन में, परसों में जाके वेदांतिक, और तरसों में बुद्धिस्ट और समझे ना, तिबेटन और महायाना, और मेरे पास 40,000 फ्रेम्स हैं सोचने के सिर्फ कायनात के बारे में, सिंगुलर वर्ल्ड व्यू भी नहीं। तो कहते हैं इन द फुली मॉडर्नाइज्ड सिचुएशन ऑफ विच कंटेम्पररी अमेरिका, जहां मैं बैठा हूं, may be taken as the paradigm thus far. This means that the individual may choose his Welton Shawn worldview. मैं अपना वर्ल्ड व्यू को चूज करूंगा। वर्ल्ड व्यू से शुरू करके तो हश पपीज हैं या बाटा है या सर्विस है, किसका जूता खरीदना है, सब कुछ मैंने चूज किया, और ये इरिवर्सिबल पाथवे।
अभी और चीजें आएंगी। ठीक है, जाते हुए भी मैं चूज करूंगा कौन सा गुर्दा किसको देना है, कौन सी आंख किधर देनी है, वो भी ऑप्शन है। ठीक है, तो तो क्या कहते हैं, क्यों वेरी मच एज ही चूजेस मोस्ट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिज प्राइवेट एग्जिस्टेंस, वो कह रहे हैं ये कंटिन्यूटी है। ये जो दुनिया में इतनी चॉइसेस करते रहने से मेरा ज़हन इस तरह कंफिगर हुआ कि मैं हर चीज में चूज करूं। तो क्या स्मूथ कंटिन्यूटी बिटवीन कंज्यूमर चॉइसेस इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। तो आप यूं कह लें कि हर चीज में ब्रांड है, मुझे ब्रांड ही देखना है, क्या उसमें ब्रांड मैं पसंद करूं। तो ये बस ये एक कहानी, ये सोशल डायनामा के बाद ये एक और आर्टिकल है जो स्टेक्स बताता है कि व्हाट, मैंने वही कहा स्टेक्स तो पता होने चाहिए क्यों ये कॉन्वर्सेशन आया, टेक्नोलॉजी एथिक्स और वर्ल्ड व्यू की कॉन्वर्सेशन क्यों आया। तो ये 2 आर्टिकल हो गए। ये अब स्टूडेंट्स का ले लें हम हाँ। क्योंकि ये फारूक साहब आपने ये क्या लंबा चौड़ा लिखा है, ये जरा आप अगर समराइज करें। जी, अभी बीच में सवाल ये आया था कि एक सेल्फ जो है अगर इन द फेस ऑफ सो मेनी चॉइसेस जो कि उसको बिल्कुल मतलब उसको जिस तरह कहा ना डिस्पर्शन ऑफ द सोल के ऊपर ले आती है, एक कंफ्यूज्ड या परेशान बंदा जो एक एक्सप्रेशन यूज की थी, पता नहीं कौन सा प्रोमीथियस था, जो कि बिल्कुल ही परेशान है, उसके पास बेतहाशा चॉइसेस हैं जो कभी एक जमाने में नहीं होती थी। तो सवाल ये है कि क्या इज दिस एन ऑप्शन कि कोई ऐसी तरीका भी है जहां से इन चॉइसेस को वॉलंटरीली कम किया जा सके, और उसकी क्या सूरत होगी आजकल के दौर के अंदर। और अगेन एक बात ये कि क्या करने का फायदा भी है, क्या इससे कुछ आप क्या देंगे, इससे क्या दे देंगे और क्या इससे मिलेगा आपको। मतलब अभी इतना बड़ा सवाल पूरा उठा है जिसके अंदर चॉइसेस मॉडर्न मैन की वो हैं और चॉइसेस मॉडर्न मैन को इंटरनली अनसर्टन परेशान कर रही है। तो फिर ये कि क्या इसको इससे बचने की कोई सूरत हाल है, और अगर है तो उसका क्या फायदा क्या नुकसान है। फारूक साहब मेरे ख्याल में मतलब अगर लगता है आप आर्गुमेंट से थोड़े कन्विंस्ड हैं, मूव बाय यू थिंक, तो मेरी रिक्वेस्ट है ये वाला जो सवाल है इसको कॉपी पेस्ट करके व्हाट्सएप पे डाल के और हर शख्स, हर स्टूडेंट जो क्लास में संडे को इस पे अपने फिक्र करके आए। अगर आप इस पे सोच भी नहीं सकते तो बाकी वक्त जाया हो रहा है, आर्टिकल जाया हो गया है, मेरी भी कोशिश मेहनत जाया हो गई है। क्योंकि अगर बात इस सवाल तक जाती है तो अपने लेवल पे इसको वर्कआउट करें। आप क्या समझते हैं? मैं तो बड़ा सादा कहता हूँ वो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं रिवर्सिबल है, लेकिन आप अपनी फिक्र तो इस पे अपना उस पे पॉज करके बैठ के जरा सोचें। क्या फिर दुआ करें आप बस सिर्फ लास्ट टेक्नोलॉजी रहेगी, दुआओं पे ले लें, जाए मज़ारों पे फिर मन्नत मांगे, मुझे नहीं पता। तो अगर चॉइस नहीं रही, हमारे पास चॉइस नहीं है टू रिवर्स द चॉइस, आई डोंट वांट टू चूज ऑल। अब उन्होंने क्या कहा था कि वो उनके बारे में देखें, मैं थक गया, मशहूर हमारे बुजुर्ग, उन्होंने कहा व्हाट डू यू वांट, उन्होंने कहा आई वांट नॉट टू वांट। मशहूर लाइन है, कौन से वो बुजुर्ग हैं? ये अफीरा कह रही है बहलोल तो नहीं है, बहलोल टाइप है, बहलोल नहीं है, पुराने वाले बहलोल। अच्छा खैर, नसरुद्दीन। वो कहते हैं जी आई वांट नॉट टू वांट। मैंने कहा व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं? जी मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं ना चाहूं। अब वहां से आप रिलीजियस आइडियल, सूफी आइडियल वहां खड़ा है, और यहां कहते हैं कि लेते नहीं और चूज करें और लेने दें नहीं। अब ये 4 चीजें हैं, मुझे अचार भी 7 चीजें, उसके बाद ये भी, और ये वाली अगर सॉस, और उसके साथ ये वाला और ये वाला। आप रेस्टोरेंट में जाके देखिए 4 तरह की चीनी है। अमेरिका में आए एक कॉफी शॉप, छोटा सा 4 तरह की तो चीनी है। साथ कहते हैं एनवायरमेंट को बचाना है, 4 तरह की मुझे चीनी चाहिए, 4 तरह का दूध है, सोया मिल्क अलहदा है, 2% अलहदा है, होल मिल्क अलहदा है, हाफ एंड हाफ अलहदा है। एक छोटी सी कॉफी शॉप पे 5 किस्म का दूध सप्लाई होना है, 6 किस्म की चीनी होनी, 4 किस्म के कप होने, ये इसके अंदर है। और भी मैं कहूंगा नहीं, मैं तो आलमंड मिल्क पीता हूं, मुझे एलर्जी है जी पता नहीं किसी और चीज। और अपनी किसी लेवल पे अपना मुहासबा करें कि हम ये जो चॉइस वाला, मैं इसलिए कहा था मैं चॉइस पे ला रहा हूं, टेक्नोलॉजी मेरे लिए फ्रेम है एथिकल सवाल पूछने। मैं टेक्नोलॉजी से वांटेड नहीं, मुझे लगता है हमारी चॉइसेस की कोई सर पैर नहीं,
वी हैवंट थॉट अबाउट एनी ऑफ दिस। ये एक तरीका है, मॉडर्निटी ने बहुत बड़ा स्लैप दिया है रिलीजियस कम्युनिटीज को कि किसी लेवल पे वो कहते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों का तो मतलब वही कह रहे हैं आप लोगों के पास है नहीं है, रहा नहीं, सब्सटेंस नहीं रहा, इसलिए वो आराम से फ्लड करके वो ऊपर से बुलडोज करके निकल जाते हैं। तो कभी जान दिखाएं ना, बड़ी ट्रेडिशन लेके आए। अच्छा क्या क्या कैपिटलिज्म, ठीक है, कैपिटलिज्म और मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग जो पूरा जो हमने देखा सोचा, उसका बेस्ट रिस्पॉन्स एस्थेटिसिज्म नहीं। अगर मुझे चीजें नहीं चाहिए तो मुझे चीजें कोई कैसे दे सकता? क्या मुझे तकवा और परहेज और जोहद नहीं कल्टीवेट करना चाहिए? क्या बेस्ट, बड़े पॉलिटिकल एक्टिविज्म चलता है जी कैपिटलिज्म को। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, सारे अमीर बच्चे हैं, वो कहते हैं जी सबको कैपिटलिज्म से नफरत है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मैं कहता आपको भी एलर्जी होगी, सबको एलर्जी है ना, बिल्कुल एलर्जी। तो भाई आपको एस्थेटिसिज्म से बेहतर रिस्पॉन्स क्या है कैपिटलिज्म के? और क्या दीन में इसका फ्रेम्स नहीं मौजूद है, बड़े वादे मौजूद हैं, कम मांगे कम नहीं। तो मेरा पॉइंट ये है कि मैं चाहता हूँ, ये सवाल बड़ा अहम है, बड़ा सवाल है, और मैं तो ऐसे सवालों के जवाब देता नहीं। मैं कहता हूँ मुझे आप जवाब दें। आप लोग सोच के कॉमन सेंसिकल सवाल है, किसी से छुपा हुआ है अपने इर्द गिर्द, देखने सुबह से रात तक आप चीजें करते हैं, क्या चॉइसेस आपको लगता है आपके पास हैं, क्या चॉइसेस? मुझे लगता है हर बंदा फेडेड यूनिवर्स है, उसे कहता है कुछ भी नहीं हो सकता। किसी को जरा सा के मूव करेंगे, ऐसे कर लें ऐसे कर लें, उनको लगता है हमने नहीं कर सकता यार, बड़े मसाइल हैं, फैमिली में ये नहीं हो सकता, फना नहीं हो सकता, वो नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये करूंगा तो कैसे करूंगा। तो हमें से कोई, मुझे नहीं लगता कोई इतनी चॉइस महसूस करता है। हाँ, एब शैब्स की चॉइस है, ब्रांड शेयर्स की चॉइस है, लाइफ में कोई खास चॉइस नहीं है। तो इसके आप लोगों ने जवाब देने संडे सबके लिए, ये जुबैर साहब आप भी included। सही है, मेरे ख्याल टाइम भी पूरा हो गया क्योंकि हमने ब्रेक नहीं ली। चलें बस कमाल हो गया तो बस ठीक। अनलेस आपने आखिर में कुछ कहना है या मैंने तो जो कहना था कह लिया, अब इनमें से अगर कुछ कहना है तो ये सवाल अब आ गया है, ये संडे को है अब अगला सेशन। जी हाँ, तो अभी एक एक जुमला लेना है तो बताएं। हाँ, एक एक जुमला बता दें। हाँ जी, जुबैर साहब ने खोला है माइक, आप जुबैर साहब। नहीं, मैं तो पूछने लगा था कि वो टाइम तो नहीं आप चेंज कर रहे थे मूसा, कुछ बातचीत चल रही थी। वो थोड़ी मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो संडे को भी रात को, आज भी है 10 बजे एक और लेक्चर है, तो वो डजंट रियली वर्क आउट। ओके ठीक है, फिर यही टाइम रहेगा हमारा। सैटरडे ऑफ है फॉर रमजान, तो फिर यही रखना पड़ेगा और है नहीं चॉइस। सही हो गया। अब वैसे तो बहुत चॉइसेस होनी चाहिए मगर है नहीं। ठीक। अच्छा वैसे अब मैंने माइक खोल लिया है। आपने एक बात कही थी, मैं शायद मिस कर गया हूँ, या तो रिजवान साहब, वो कि जब उन्होंने अपना पिवट किया था बीच में एकदम से, और उन्होंने कहा कि ये जो सुपर नेचुरल सी चीजें हैं उनको रिजेक्ट करते हैं, और आपने कहा कि इसका तो पिछले आर्ग्यूमेंट से तो कोई लिंक ही नहीं है। तो वो मैं मिस कर गया कि फिर उसके बाद उन्होंने लिंक बनाया कि नहीं बनाया, या उन्होंने बात करके उसको फिर दे मूव्ड ऑन। हाँ, वो असल में लिंक तो है, सारी बात है, वो अच्छे लिखारी हैं, सोच समझ की बात करते हैं। वो ये कहना चाह रहे थे कि जो सोशल साइंसेज, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी मसलन, वो सवाल रोकना चाहते हैं, वो फिलोसॉफिकल सवाल नहीं पूछने देते। वो कह रहे थे जी ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा कि रियलिटी, कुछ चीजें जिनकी हकीकत मतलब वही जिन है, खुदा है, तो कहा कि एम्पेरिकली नहीं कर सकते आप वेरीफाई, तो फिलोसॉफिकल सवाल इंसान को पूछना जायज भी और पूछना भी चाहिए। उसकी तनाजुर में उन्होंने ये मिसाल दी। सही हो गया। जब ये मिसाल दी, और लड़ाई वो अपने लोगों से कर रहे हैं, एकेडमी वालों से, सोशल साइंसेज वाले लोग, हिस्टोरियंस। अभी हिस्ट्री की कोई एक्सप्लेनेशन कभी जिन भूत से दी गई है? तो हिस्टोरियन आया आपके सामने, हिस्ट्री का क्या काम है? कॉजेशन बताना, इल्लत मालूम, ये हुआ कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। कभी खुदा एक्सप्लेनेशन में आए? आप अच्छे हिस्टोरियन हो सकते, आप हिस्टोरियन हो सकते हैं अगर खुदा की एक्सप्लेनेशन, अगर आप ट्रैक कर रहे हो कि कायनात की कहानी में या पाकिस्तान पार्टीशन में खुदा कहाँ, ये आप सवाल पूछे, क्या ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन? नहीं पूछ सकते। फील्ड से ही फारग होंगे, टेन्योर भी नहीं मिलेगा, कोई लेक्चर भी नहीं बुलाएगा, कहेंगे पागल हो गया, इसको थेरेपिस्ट में भेजिए। उनसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जी फिलोसॉफिकल सवाल पूछना पड़ेगा
अगर खुदा है, अगर ये जिन भूत हैं, तो फिर किसी और एक्सप्लेनेशन में शामिल हो सकते हैं। अभी हमारे पास क्या है कि या तो आप दे दे मटेरियल कॉजेशन, मटेरियल से बताते हैं कि क्यों क्या चीज कैसी हुई। आपने मुझे धक्का दिया तो मैं छत से गिरा, इस तरह की बात जिसको एफिशिएंट कॉज कहते हैं, या उस तरह बताएं, वरना साइकोलॉजाइज करें। बचपन में ये ड्रामा हुआ था लेनिन को, इसलिए उसके भाई को मारा था, इसलिए लेनिन ने जाके रेवोल्यूशन किया था। साइकोलॉजाइज कर लें। ये दो कॉजेशन है। ये जो बीइंग्स ये एग्जिस्ट नहीं करते, वो ये कह रहे थे कि ये सिर्फ हम थ्योरी पे और सोशल साइंसेस पे और एम्पिरिकल पे रोक नहीं सकते हैं। इंसान फिलोसॉफिकल सवाल पूछ सकते हैं और पूछना चाहिए। तो ये पूछना पड़ेगा जी, भूत हैं, जिन भूत होते हैं नहीं होते, गोस्ट होते हैं नहीं होते, सांता क्लॉज कोई बंदा है या नहीं, इसकी हकीकत है। रियलिटी चेक, फैक्ट चेक नहीं, रियलिटी चेक। ठीक है कि सायरा क्योंकि आज आई है, पता नहीं सायरा आप इसमें कुछ आप कहना चाहेंगी एक जुमला? जी सर, मुझे ऐसे लग रहा था कि उन्होंने जो बीच में मिथोलॉजिकल क्वेश्चन पूछा था, उसका लिंक बिल्कुल स्टार्ट से जो उन्होंने मिथ से स्टार्ट किया था, उससे मुझे लग रहा था बन रहा है कि किस तरह उन्होंने गरुदा का जो मेटाफोर यूज किया था, उसमें उन्होंने इंसान को प्लेस कर दिया। तो जब उन्होंने गॉड्स की जगह पे इंसानों को प्लेस करना शुरू कर दिया, तो फिर उनकी जगह नहीं बची। तो इसलिए वो खुदा और फरिश्ते जिन वो उसमें फिट नहीं आ रहे थे। तो मुझे इस तरह से वो लिंकेज बन रही थी मेरे जहन में। बहुत जबरदस्त। ठीक हो गया, मैडम मैं खामोश है। रमीशा आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, आज नहीं। तो हतीम ने माइक खोला। जी, मेरे ज़हन में बस वो ये सारी जो कॉन्वर्सेशन जब मैं सुन रहा था, तो मेरे ज़हन में वो हाइपोथेसिस आ रहा था ब्यूडियंस डोंकी का। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद मेरे केस में भी शायद वो ब्यूडियंस डोंकी वाली जो एक हाइपोथेसिस है, वो बड़ी इक्वली एप्लीकेबल है। वो हाइपोथेसिस ये था कि अगर आप एक डोंकी को जो इक्वली भूखा और इक्वली प्यासा है, अगर आप उसको सेंटर में रख दो और उसकी एक तरफ आप कोई खाने की चीज़ रख दो और इक्वली डिस्टेंट ऑपोजिट साइड पे कोई पीने की चीज़ रख दो, यानी कि आप उसको दो चॉइसेस दो, तो वो बेचारा कॉन्टेम्पलेट कर करके उसी एग्जैक्ट जगह पे मर जाएगा कि मैं पहले पानी पीने जाऊं या मैं पहले खाना खाने जाऊं। वो जो 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 चॉइसेस उसको दी गई हैं इक्वली डिस्टेंट उससे, तो वो बस मेरे जहन में बस वो चीज़ एक आ रही थी, जैसे कि शायद ये जो इसकी जो एप्लीकेशन है हाइपोथेसिस की, ये एक मैथ्स लेवल के ऊपर हमारे साथ भी की जा रही है कि हम अगर एक जगह पे सेंटर्ड हैं और हमारे से इक्वली डिस्टेंट हमें इतनी ऑप्शंस दे दी गई हैं कि हम इतने ओवरवेलमिंग पॉइंट पे चले गए हैं जहाँ पे हमारा एमिगडाला जो है वो हमें फ्रीज स्टेट में ले जाता है, टू द पॉइंट जहाँ पे हम एक इनडिसाइसिव मोड में भी चले जाते हैं शायद। तो बस मेरे जहन में वो एक ब्रिलियंस डोंकी वाला एक हाइपोथेसिस आ रहा था रिगार्डिंग ऑल द चॉइसेस व्हिच इज बीइंग ऑफर्ड बाय मॉडर्निटी। बस ये कमेंट मेरा। ये नर्वस प्रोमीथियस वाला जो कमेंट है, जिससे पहले आप ही बात करें, ये शायद पीटर बर्गर की एक्सप्लेनेशन है, जो एंजाइटी, डिप्रेशन और ये बहुत कुछ जो आजकल हो चुका है, उनकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये एक एंग्शियस सोल, जिस शख्स को इतनी चॉइसेस और हर लेवल पे चॉइस है अपनी दुनिया में, तो उसका एलिनेट होना, डिप्रेस्ड होना, एंग्शियस होना, सुसाइडल होना। तो ये अब देखें सोशल डिलेमा में कुछ सवाल वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मतलब वैलिडेशन की बात हो रही है। वहां था जी वैलिडेशन होनी चाहिए, ये डिफरेंट अकाउंट भी है। तो अगर सोशल डिलेमा और इसके दरमियान आप देख नहीं सके कि फर्क क्या है, तो भी बुरी बात हो जाएगी। क्योंकि पीटर बर्गर वो टेक के जाइंट नहीं थे, लेकिन ये फिक्री इंसान है, इन्होंने सोचा है सोसाइटी को स्टडी कर। वो लोग टेक के लोग हैं, वो फलसफी तो नहीं थे ना उनमें कोई, वो ये बता सकते थे टेक्नोलॉजी के, लेकिन उन्होंने सोचा भी है किसी जगह। लेकिन यहाँ अब आप फलसफे वाले किसी, इनका डायग्नोसिस मुझे लगता है कि नर्वस प्रोमीथियस का, एंजाइटी ऑफ लिविंग इन अ वर्ल्ड रिप्लीट विद चॉइसेस, अनइनहिबिटेड, अनकंटेन्ड, उसके ये नताइज है, एंजाइटी, डिप्रेशन। ये सुहेल जो है ना, ये डिग्री कर रहे हैं साइकियाट्री या नहीं बल्कि साइकोलॉजी में शायद। तो इन पे हम खत्म करें टाइम को देखते हुए। अगर सुहेल आप कुछ ऐड करना चाहें या उसके बाद कोई और भी करना चाहे। जी, मेरा एक्चुअली एक सवाल था, लेकिन आज तो टाइम खत्म हो गया है। मैं अपना सवाल रखता हूँ, फिर अगले नेक्स्ट में देखते हैं।
एक तो मुझे इस बहस की पूरी यूटिलिटी समझ में नहीं आई, मतलब कि मॉडर्निटी चॉइसेस का नाम है या फिर चॉइसेस को बढ़ाने का नाम है, तो इस बहस की मतलब यूटिलिटी है क्या? मतलब ये तो नहीं है कि पहले चॉइसेस का बहरान नहीं था, पहले भी मतलब मॉडर्निटी से पहले भी चॉइसेस थे और वो इंसान को डिस्ट्रैक्ट करते थे, बल्कि बुद्ध जो कि सोक्रेटिस के अमस्त्र थे, वो भी जो उनका चुप साधना है वो भी एक तरह का अबंडन करना है चॉइसेस को, ताकि इंसान यूनिटी की तरफ जाए। और जो मॉडर्निटी का मेरे ख्याल से अगर चॉइसेस को एम्बिग्विटी के साथ मिलाया जाए तो मॉडर्निटी तो एक तरह से मेटा नरेटिव है, वो हमें सर्टेनिटी की तरफ से ये क्लेम करता है कि मैं ले जा रहा हूँ। अगर इसको थियोरेटिकल जो फाइंडिंग्स की तरफ ले जाया जाए तो चॉइसेस या फिर सब्जेक्टिविटी या फिर एम्बिग्विटी को तो फिर पोस्ट मॉडर्निज्म ज्यादा सपोर्ट करता है। तो मुझे मतलब मॉडर्निटी चॉइसेस के बढ़ाने के हद तक इस बहस की यूटिलिटी क्या है, मतलब किस तरफ जा रहे हैं, मुझे इसकी खास कुछ समझ नहीं आई। टेक्नोलॉजी की रीडिंग है, देखिए हमारा बेस तो टेक्नोलॉजी पे है ना। जी हाँ जी, मॉडर्निटी टेक्नोलॉजी पे है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने तो एक तरह से टेक्नोलॉजी सिर्फ इस इंटेंसिटी बढ़ा दी है चॉइसेस की। चॉइसेस का मसला तो पहले से था। मगर नहीं, यहाँ शायद ये भी कह रहे हैं ना कि कुछ और सॉलिड ग्राउंड भी नहीं है, बस यही है, क्योंकि वो और भी पॉइंट्स कह रहे हैं कि रिलेटिविटी है, कोई मेयार नहीं है। लेकिन मॉडर्निटी कहता है कि मैं सॉलिड ग्राउंड फराहम करता हूँ। आई गेस एनलाइटनमेंट या साइंस या रेशनैलिटी, वो कहते हैं मतलब क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो क्वांटिटी एक सॉलिड एक मखसूस जवाब की तरफ ले जाते हैं। मैथमेटिकली क्वांटिटी तो एक क्वांटिटी हमें बताता है कि इस चीज का आंसर ये है। जो सोशल साइंसेस का साइंस से निकाल देने का वजूहत भी यही था कि वो एम्बिग्विटी की तरफ ले जाते हैं। तो जो आप मेरा ख्याल है बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कोई पुराना कॉन्टेक्स्ट है इसकी, मॉडर्निटी पोस्ट मॉडर्निटी की जो आप लोगों की बहस हुई है। यहाँ पे मेरा बहस थी टेक्नोलॉजी, एथिक्स और सेल्फ। तो ये मॉडर्न कॉन्शियसनेस वाला जो आर्गुमेंट है, यानी आपने जो भी बात की है ना, वो सारी पीटर बर्गर के और पूरे आर्टिकल के खिलाफ है थोड़ा सा, कि वो लग रहा है उसका क्या मतलब। अब वो है कि वो कह रहे हैं कि आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रही है। आप कहते हैं जी वो पहले भी होती थी, कह रहे हैं मैं भी कह रहा हूँ पहले होती थी कि अनप्रेसिडेंटेड है, इतनी ज्यादा स्केल पे चॉइस ना कभी थी और ये बढ़ती जा रही है हर अच्छा, मतलब इस बहस का मुद्दा यह है कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी चॉइसेस आज से ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से न्यूरोसिस और जो नफ्सियाती इंतशार का बहरान चल रहा है, ये इस बहस की यूटिलिटी है। ये जो मॉडर्न लाइफ के हार्ट पे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है जो कॉन्शियसनेस को भी शिफ्ट कर रहे हैं, और कॉन्शियसनेस की वर्ल्ड व्यू और मैं अपने सेंस ऑफ सेल्फ और मेरी सोच, मेरी वैल्यू, इक़दार, हर चीज, तो पूरी नैरेटिव है। लेकिन ये मॉडर्निटी पे क्रिटिसिज्म तो नहीं हो सकती कोई ना, एक एक्सप्लेनेशन है। और ये मतलब मानते हैं कि इंसान को पहली दफा इतनी ज्यादा डेवलपमेंट का सामना करना पड़ रहा है कि वो खुद उसके समझ में नहीं आ रहा है कि मैं डील इस चीज से किस तरह से करूं, और वो रफ्ता रफ्ता समझ जाएगा कि मुझे किस तरह से इस चीज के अंदर कंफर्टेबल होना है। मतलब इस चीज को तो वो खुद भी मानते हैं। मेरे ख्याल से ये कोई, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो क्रिटिसिज्म तो नहीं होगी मॉडर्निटी की। क्रिटिसिज्म तो मैंने किया नहीं, मैं तो डिस्क्रिप्टिव ज्यादा बात करता हूँ। ये फिर सही है डिस्क्रिप्टिव के हवाले से। लेकिन अगर ये डिस्क्रिप्शन ठीक लगे आपको तो इसकी इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा है। अगर ये डिस्क्रिप्शन ठीक तो फिर इसकी इम्प्लीकेशंस आपको सोचनी चाहिए। वो दिखा भी रहे हैं कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं और कितने लेवल्स। लेकिन ये फिर कोई नया, मेरे ख्याल से नई चीज नहीं होगी जो सामने ला रहे हैं पीटर बर्गर, आई गेस। अच्छा, ये मैंने कहा 1971-72 में, अरे बस उसके बाद बहुत सारे लोग गुजर गए। अच्छा, बस मुझे समझ आ गई है, मतलब ओके, इसका एक्सप्लेनेटरी एक था। थैंक यू। एक्सप्लेनेशन है। टेक्नोलॉजी का कहा था ना कि डिफरेंट अकाउंट्स हैं, लेकिन इसमें एथिकल सवाल, चूंकि मेरा थीम टेक्नोलॉजी एथिक्स है और फिर इस्लाम तक बात जाती है, तो उसमें ये इस पर इंशाल्लाह अगले नशिस्त में बहस होगी, गुफ्तगू होगी। अच्छा, मैं अभी आज के सेशन बाद थोड़ा देखता हूँ, मैंने सब चीज भेजी थी, वो मैं थोड़ा एक दफा रिकंसिडर कर लेता हूँ कि दोबारा एक और अकाउंट इस तरह का चाहिए या इस्लामिक साइट पे शिफ्ट कर दूं मैं थोड़ा सा 2-4 घंटे में। असल में आप
फोल्डर्स नहीं सारे देखे, उसमें एक हमने इसी तरह की काफी डीप क्रिटिक एरिक फ्रॉम की भी शेयर की थी। उसकी जो बुक है टू बी और टू हैव और टू बी और टू हैव, ऐसे था To उसका have जो or to be. टू हैव और टू बी का यही प्रेफरेंस। था, हैविंग और बीइंग में बहुत ही कंपैरिजन था। फिर नीचे का भी एक बहुत जबरदस्त 19th सेंचुरी इसी तरह का कि डी ह्यूमनाइजिंग ऑफ मैन एंड दिस एंड दैट। तो वो आप या तो देख ले आखिरी वाले जो है 2-3 फोल्डर्स, तो वो कोई रेपुटेशन ना हो। जी ये हाँ हाँ वो मुझे कह रहे हैं सुहेल हाँ साहब, मुझे अच्छा रिपीट ये पहले देख चुके हैं इस तरह की चीज। हाँ, मैंने कहा आप देख लेना कि वो कहीं उसके क्या, हाँ ठीक है ठीक है। क्योंकि आपने अभी कहा ना कि ये वो यही इसी टाइप का ना हो जाए। नहीं वो है तो डिफरेंट, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर पहले ये बात हुई है, इस तरह की चीजें देखी हैं, मुझे ट्वाइलाइट ऑफ द मशीन्स मैंने भेजा था उसको, फिर मैं वो आप बेहतर समझते हैं, वो मुझे अब याद नहीं है, बहुत पहले आपने शेयर किया था। सायरा आपने हाथ उठाया, बताएं। सर मेरी कम इल्मी पे माजरत, लेकिन मुझे एक सवाल था कि अगर आप किसी स्टोर में जाते हैं, जैसा उन्होंने एग्जांपल दी कि वहाँ पे मिल्क की चॉइसेस है आपके पास, 4 मुख्तलिफ ब्रांड के वहाँ पे मिल्क आपको अवेलेबल हैं, तो आप उसमें से आपको नहीं पता कि आपके लिए बेहतर कौन सा है और आप कोई भी एक चूज कर लेते हैं, तो वो आपकी चॉइस होगी या वो आपका फेट होगा? मतलब कि चॉइस और फेट में लाइन कैसे ड्रॉ होती है? हाँ मैंने इसलिए कहा था कि आगा फाजिल तक किसी से वो बैठे हैं, मैंने इसलिए कहा था कि अगर इस सारी बहस की चॉइस और फेट, लेकिन ना वो बहुत कुछ जो फेटेड महसूस किया जाता था मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने आके उसको चॉइस बना दी। अब जब बना दिया तो अब जो हम बतौर मुसलमान अगर मैं चुनने जाता हूँ तो ये जो लाइन है, कहाँ तकदीर है और कहाँ पे है, जो जिसको तकदीर है उसके आगे मुझे सर झुकाना है, जहाँ मेरी चॉइस है वहां मुझे फैसला करना है, सही फैसला करना है। वो ब्लर कर रही है लाइन या वो शिफ्ट होती जा रही है लाइन, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, कैसे करूंगा। और ये बहुत बड़े बड़ी चीजें, जैसे बायो एथिक्स की बात हुई थी, न्यूक्लियर वॉर्स में ये जो वेपन्स हैं इनकी टैंक बनाना है, हम तो कहते हैं इस्लामी बम है, हमने जेन बनाया हुआ था इस्लामी एटमी बम है, तो वो इस्लामी है नहीं है, चॉइस है, बम बना सकते हैं वगैरह वगैरह। तो चाहे वो उधर से शुरू करें या ये दूध की मिसाल आपने दी, हर लेवल पे ये वो तकदीर जब कदर की जो बहस है, ये मैंने कहा था कि आगा फाजिल को प्रैक्टिकल फिलॉसफी पे इस पे बात करें। इसको अब जब हम टेक्नोलॉजी और ये हमारी चॉइसेस जो मिली उस पर अप्लाई करना चाहें तो कैसे दें, कैसे समझें। तो मैंने कहा जी आसान नहीं है सवाल, तो सवाल ठीक है आपका, आप मुझे पूछ रही हैं, मेरे पास आसान जवाब नहीं है, लेकिन इसका कोई आसान जवाब है नहीं, लेकिन सवाल तो पता हो जिसका जवाब ढूंढ रहे। अगर मुझे यही नहीं समझ में आ रहा, मुझे लगता है बस जब मैंने गया मैंने ये खरीदा, फिर मैंने गया मैंने ये कर लिया, सुबह से रात तक मैं चॉइसेस करता रहता हूँ और ये सवाल कभी जेन में आया नहीं, या इसकी इम्प्लीकेशंस कॉन्शियसनेस वाले सवाल मेरे तस्वुर जेन में नहीं, तो फिर ये सवाल नहीं। हाँ सवाल उठाएं तो मेरा ख्याल है वो फाजिल भी मेरा ख्याल आखिरी नशिस्त में उनको बुलाया जाए। जी अब जी नौशीन ने भी हाथ खड़ा किया है, तो सुन ही लेते हैं 2 मिनट। इससे मैं एक चीज सिर्फ ये इसी की कंटिन्यूएशन में एक बात मैं कहना चाह रही हूँ कि जो इस्तिखारा है वो मतलब कि इन मोस्ट ऑफ माय लाइफ मैंने इस्तिखारा का कभी नहीं सुना था, बट अब मैं हर चीज में इस्तिखारा का लोगों से सुनती हूँ कि अच्छा रिश्ता है तो उसके लिए इस्तिखारा करा लो, अच्छा जॉब करनी है इस्तिखारा करा लो। सो कुड इट बी के नाउ हम लोगों ने उसे एक कोशर जो चॉइस का वर्ड है उसको एक इस्लामी जो कवरिंग दी है वो इस्तिखारा के फॉर्म में दे दी है, या आई डोंट नो, दिस जस्ट केम इनटू माय माइंड, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से योर आपकी थॉट्स वुड बी। नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है ये आपका हालांकि कमेंट है, वर्थ पॉन्डरिंग होगा कि क्या ये तो नहीं है कि वो सुस्ती है इतनी ज्यादा चॉइसेस, क्योंकि आसान मेरे पास वही एक टूल टेक्नोलॉजी मेरे हाथ है। तो रिलीजियसली मैंने इस्तिखारा इस्तेमाल किया है ये वेब ऑफ चॉइसेस को काउंटर करने के लिए, आसान करने के लिए। वो आप उसमें भी आप मेथड कहीं हैं, मुश्किल वाले भी हैं जो आप कहते हो फाल कुरान से कर रहे हैं या तस्बीह से कर रहे हैं या फिर आप ख्वाब में इशारों का इंतजार करें, वो ज्यादा टाइम लगेगा। तो कौन से वाला किया जाता है, क्विक चॉइसेस वाला कैलकुलेटिव है या ज्यादा टाइम लेके लंबी चॉइस को? तो मेरा ख्याल है ये मुमकिन है कि इस्तिखारा जवाब है, इस्तिखारों पे रहें, चॉइसेस करने से पहले इस्तिखारे करें।
बहुत इंटरेस्टिंग। वैसे रिजवान साहब, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि इस्तिखारा जो है वो चॉइसेस के लिए इस्तेमाल होता है या किया जाता है। मेरे ख्याल में इस्तिखारा जो है वो एक स्पेसिफिक जो किसी चीज को डिटरमिन करने के लिए किया जाता है, उसका चॉइसेस से ताल्लुक हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास 100 चीजें हैं तो वो इस्तिखारा नहीं आप करेंगे। आप एक और आपकी प्रॉब्लम आपकी फर्क है, इस्तिखारा एक फर्क चीज को हैंडल कर रहा है, एक फर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। नहीं सर, मैंने इस्तिखारा किया था इन रिलेशन टू द फेट। जो बात हो रही थी कि क्या मेरी तकदीर है, तो वो हम मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ, एक होती है तकदीर के जो मेरे साथ गिवन है, मैंने सब्र शुक्र किया और उसको अपनी तकदीर मान के कबूल किया। दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द कुरान इज कि आपने सब्र करना है और शुक्र करना है, यू नो, एंड यू लीव इट, एंड आपने गुमान नहीं रखना। बट दैट्स द सिंपलेस्ट वे। बट जहाँ पे हम उस फेट को भी चैलेंज कर रहे हैं या हम उस फेट को भी जानना चाह रहे हैं कि ये सही फेट है कि मेरे लिए ये गलत फेट है, वहां पे मैंने इस्तिखारा का कनेक्शन विद द फेट सिर्फ जिक्र किया था कि क्या ये सिर्फ एक लफ्ज है जिसको एक फेट के लिए स्पेसिफिकली चूज किया जा रहा है, नॉट एज चॉइसेस, बट उसको एक फेट का एक कवरिंग दी जा रही है, ओनली इन दैट सेंस। मेरे ख्याल में, सॉरी, मैं अगर इजाजत दें तो एक और मैं बात इसमें कर दूं। ये जो कुरान का आपने रेफरेंस दिया है, आई एम नॉट श्योर कि वो अगेन कि वो वहां पे चस्पा सही होना चाहिए। मेरे ख्याल में जहां पे कदर, जबर और कदर का अगर उस पर बात कर ली जाए तो कुछ चीजें तो आपके हाथ में नहीं है, वहां पे तो सब्र शुक्र करना पड़ेगा ना। मसलन मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरे पास तो चॉइस नहीं है, तो लेकिन जहां पे चॉइस है कि मैं क्या कर सकता हूँ, वहां पे तो बड़ी अहादीस हैं कि बड़ा क्लियर है कि आप उस पे इवेंचुअली जो उसका रिजल्ट है वो आप माने, लेकिन आपको उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। अपने वो ऊंट को आपने खुला तो नहीं छोड़ना ना, आपने उसको बांधना है, और फिर उसका रिजल्ट अगर चोरी होता है तो ठीक है, उस पर आपको सब्र शुक्र करना चाहिए। तो मेरा थोड़ा सा सटल डिफरेंस है इसमें, तो बस ये है। बाकी इस्तिखारे की जो बात है, मेरे ख्याल में हो सकता है बड़े सगीर में ये इतना कोई कॉमन ना हो, लेकिन और कल्चर्स में तो हम पढ़ते आए हैं कि ये एक एक्सेप्टेड सी चीज थी। हाँ, चॉइसेस नहीं होती थी, लेकिन वो स्पेसिफिक चीजों में तो किया जाता था। इसकी सनद तो है। अब इसको अब खास तरीके से शायद देखा जाता है, मेरा ये ख्याल है। बाकी मैं आप डिसएग्री कर सकते हैं। फाजिल साहब से भी बात करता हूँ, अगर बहस ज्यादा इस पे अब जबर कदर और इख्तियार और इरादे इस पे जा रही है तो मैं कहता हूँ उनको बुला लिया जाए। ये हैं V2029 मेरे ख्याल में आ गई हैं। मेरे ख्याल फाजिल साहब ने मेरे ख्याल शायद तस्करा कुछ लेक्चर्स पहले किया था, अयान साबिता की डिस्कशन जब इब्ने अरबी की इन्होंने की है फाजिल साहब ने, जुबैर साहब मेरे ख्याल किया जी, ना, उन्होंने उसमें छेड़ा तो है इसको, लेकिन बहुत ज्यादा उन्होंने खोला नहीं उसको। ठीक है, चलिए काफी हो गया मेरा ख्याल है। अगले अच्छा, ये अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये इस्तिखारा के मुतालिक बात करनी थी कि इस्तिखारा वहाँ पे होता है जहाँ पे इंसान एक तहय्युर को बरतरफ करने के लिए इस्तिखारा किया जाता है। एक चीज़ है जिसमें दो चीज़ें हैं जिसमें आप कंफ्यूज हैं, तो इस्तिखारा का मतलब यही होता है। इस्तिखारा का मतलब तलब खैर करना, तलब खैर। तो ये तलब खैर जो की जाती है, ये इस आलम से मावरा जो आलम गैब है, उस वो जिसका जो है ना इस आलम के ऊपर अहाता है, उनको मद्देनज़र रखकर उनसे यानी मदद ली जाती है। तो वो मेरे ख्याल में जब जो कोई अल्लाह पे ईमान या गैब पे ईमान रखता है, तो ये इस्तिखारा करना पूरी जो कायनात है, उसके असल कायनात के जो खिलकत है उसके ऐन मुताबिक है कि उस आलम मावरा से हम तलब खैर करें, क्योंकि अल्लाह ताला खैर है और उससे खैर ही सादिर हुआ है। तो अब हम इन दो मोरद में जहाँ पे हम कंफ्यूज हैं, तहय्युर है, तो उस तहय्युर को बरतरफ करने के लिए हम
कुरान से या मिसाल के तौर पे अल्लाह के अस्मा से तस्बीह के जरिए से जो भी है, तो वो चूंकि मादियत से नहीं मदद लेते बल्कि उन मावरा आलम से तलब खैर करते हैं, तो उसके लिए जो है ना वो इस्तिखारा को की ताकीद की गई है। फिर उसमें जो है ना वो इस्तिखारा तजर्बे तारीख का तजर्बा है कि इस्तिखारा अक्सर जगह पे जो है ना वो वाक़ई ना वो यानी मौक़ियत के मुताबिक होता है। तो ये था इस्तिखारा के मुतालिक बात। बाकी जो है खैर, जबर, इख्तियार वो जो हम कर चुके हैं, क़ज़ा व क़दर आयान साबिता में भी हम बहस कर चुके थे, और ये जो हम हिकमत सदरा पढ़ रहे हैं इसमें भी इंशाअल्लाह बहस आएगी, इसके मुतालिक हम मज़ीद भी बहस करेंगे।